स्मार्ट स्ट्रेटजीज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो हमें बात करनी है इसमें कि नोट्स मेकिंग में देखिए, नोट्स मेकिंग जो हमारा आज का मेन एजेंडा है। सी, जो फर्स्ट शॉट आपके मेन आपके आपके नोट्स होते हैं जो आप बनाते हैं, लेट्स से ये आपका 300 पेज का कोई नोट्स है, 300, तो इससे हम लोग जब प्री का रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट जब आ जाता है प्रीलिम्स का, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम ब्रीफ नोट्स शुरू करते हैं अपना बनाना। ब्रीफ नोट्स, ये ब्रीफ नोट्स नॉर्मली 20 to 30 पेजर होते हैं, ठीक। ये 20 पेजर या 30 पेजर ब्रीफ नोट्स आप कहां से बनाते हैं, तो अपने एग्जिस्टिंग नोट्स से। जो आपके एग्जिस्टिंग नोट्स हैं ये वाले 300 पेज, 250 पेजेस, 200 पेजेस, या कोई कोई नोट्स आपका 350 पेजेस तक जाएगा, तो वहां से आप इसको रेफर करते हुए 20-30 पेज के अपने ब्रीफ नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं आफ्टर द प्रीलिम्स रिजल्ट। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद यूपीएससी कितना टाइम देते हैं, एनी आइडिया? इन वर्स्ट केस 60 to 70 डेज, हम 60 डेज लेके चलते हैं। तो 60 डेज में आपको अपने नोट्स, देखो मेंस की प्रिपरेशन में ऐसे प्रैक्टिस, ऑप्शनल का रिवीजन, ऑप्शनल की प्रैक्टिस, वो सारी चीजें भी करनी होती हैं। इसलिए हमारे पास ऐसा टाइम नहीं होता कि हम दोबारा लक्ष्मीकांत खोलें या दोबारा स्पेक्ट्रम खोलें या दोबारा एनसीईआरटी खोलें, ऐसा टाइम नहीं होता। इस बात को जरा नोट करना, इस बात को हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास टाइम शॉर्ट्स होते हैं तो हमको अपने इन नोट्स में क्या स्मार्टनेस दिखानी चाहिए। नाउ, जब आपके एग्जामिनेशन के लास्ट के 15 डेज बचते हैं, तो आपको 1 to 2 पेजर नोट्स बनाने चाहिए। आप अपने 1 to 2 पेजर नोट्स बना के देख लेना, और जिन लोगों ने बनाए हो कभी मेंस में, आप बताना अगर एक फैक्ट ऐसा आपको मिल जाए जिसको जो एग्जाम में यूज नहीं हुआ। मेरा मैसेज आपको समझ में आया? मैंने ये बोला कि जब आप 2 पेजर 1 पेजर नोट्स बनाते हो, लेट से आपने हिस्ट्री पे 2 पेजर बनाए, ज्योग्राफी पे 2 पेजर बनाए, सोसाइटी पे 1 और 2 पेजर, वाट एवर जो भी आपको लगा आपने बनाए, सेम थिंग आपने पॉलिटी में किया, तो अप्रोक्सीमेट आपके 20-30 पेजेस में सारे जीएस के पेपर्स के नोट्स रेडी हो जाएंगे। 20 पेज में जो भी आपने वर्ड लिखे हैं, मैं आपको ये बोलता हूं कि नॉट इवन सिंगल वर्ड ऐसा नहीं होगा जो एग्जामिनेशन में यूज ना हो मेंस की राइटिंग में, और वो आपको मैक्सिमाइजर का काम करेगा, मैक्सिमाइजर का काम करेगा, ये मैं बोलता हूं। एक बहुत ऑर्डिनरी सी प्रोवर्ब है, इफ यू विल फिल्टर वाटर एवरी टाइम you will be remained with approximate nothing, but if you will filter something very solid, very concrete, you will be left with the maximum things। तो वो very concrete और solid क्या है, वो आपके फर्स्ट टाइम के नोट्स हैं ये। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको यूपीएससी के पेपर्स उठाने चाहिए लास्ट 10 ईयर्स के। इसमें अगर किसी को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 वीक, 15 डेज लग जाए, इट्स नॉर्मल। और ये चेक करने चाहिए कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स अबाउट आवर नोट्स करेंटली, वेयर आवर नोट्स फॉल्स एट करंट लेवल, कहां पे है। आप लोग अपने अपने चेक कर लो, जिनको जरूरत हो बताना। ये हमारे नोट्स रखे हैं, यही हम दिखा रहे हैं बहुत सारे टॉपरों के आपके। ये नोट्स कब बनाए गए, इनको लास्ट अपग्रेड किया गया था 2019 में, सबसे लास्ट। अब 2024 का पेपर उठाना, अगर उसके 10 क्वेश्चन इसमें से ना मिले तो, और ये पूरा पेपर है 250 का। यहाँ GS3 लिखा है ऊपर छोटा सा, इसमें इकोनॉमी है, साइंस टेक है, एनवायरमेंट है। मैंने बोला कि आप ये नोट्स कब बनाए गए, 2019 में लास्ट टाइम इसे अपग्रेड किया गया। मैं ये आपसे बोलता हूं कि आप 2023 का पेपर उठाइए, मतलब आफ्टर 4 ईयर का। अगर ये नोट्स सही हैं तो इनमें से 8 से 10 क्वेश्चन तो भी मिलेंगे, मैं ये बोल रहा हूं। ऐसा क्यों?
दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, आप में से कई लोगों ने 2023 में अपने नोट्स बनाए होंगे, एम आई राइट, जिनके नोट्स का साइज इससे 4 टाइम बड़ा होगा। ये A4 का हाफ पेज है। नंबर ऑफ इसमें टोटल पेजेस कितने हैं? आई थिंक 150 160 से ज़्यादा नहीं होंगे, उसमें भी काफ़ी पेजेस अभी ब्लैंक पड़े हैं। ठीक, तो ये हम आपके उन साथियों को दिखा रहे हैं जो इस साल मेंस देने वाले हैं। बस डिफरेंस ये है कि जो बात मैं कह रहा हूं उसको इसमें फॉलो किया गया है। पॉलिटी 20 ईयर्स के पेपर देखे गए हैं, यूपीएससी का सिलेबस फॉलो किया गया है। लेट्स से मैं आपको कुछ और इसमें एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो एनसीईआरटी है उसको और यूपीएससी के जो आपके पेपर्स हैं लास्ट, इकोनॉमी स्टैटिक है तो लास्ट 20 ईयर के, उनके नोट्स इसमें कितने पेजेस में होंगे? ये इतने पेजेस में। यहां से दूसरा है, ये टोटल 12 पेजेस हैं। नाउ मैंने आपसे क्या कहा, लास्ट 20 ईयर्स के यूपीएससी के पेपर्स, और साथ में मैंने ये आपसे कहा कि 2019 में इसे लास्ट अपडेट किया गया था, लेकिन 2022, 2023, 2024 के पेपर हो चुके हैं। 2025 का जब पेपर हो जाए, पेपर ले लेना, हमसे इसकी फोटो मांग लेना और चेक कर लेना इससे क्वेश्चन आए कि नहीं। डिफरेंस कहाँ है? बिकॉज ये फर्स्ट टाइम के नोट्स नहीं है, ये डिफरेंस है। ये फर्स्ट टाइम के नोट्स से फिल्टर करके बनाया गया है, जो मैसेज आपको मैंने दिया, तो ये आइडियली इस कैटेगरी में पड़ता है। ये डिफरेंस है। 1 पेजर 2 पेजर भी हमारे पास कहीं पड़े होंगे, उनको मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं बिकॉज एक तो मिल नहीं रहे, जो कभी कभी मिले हैं तो किसी में चाय के निशान है, किसी में किसी चीज के, सॉरी फॉर दैट। तो वो मैं इसलिए दिखा भी नहीं रहा हूं, एक दो कहीं मिल भी जाएंगे। लेकिन आप उसमें देखेंगे ना, तो अगर एक पेज में मान लीजिए कि हमने 20-30 टॉपिक्स के फैक्ट लिखे हैं, हर फैक्ट का यूज होता है एग्जामिनेशन में, तो अगर आपको लगता है कि ये आपको दे दिया जाए तो आप एग्जाम निकाल लोगे, उत्तर है नहीं। लेकिन ये आप अगर खुद से बनाओगे तो आपका एग्जाम निकलेगा और उसे कोई नहीं रोक सकता। मैंने आपसे बोला पेपर 3 है, 2025 का होगा ना, तो इस पूरे इतने केवल नोट्स से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन, 8 to 10 क्वेश्चन के आंसर इसमें मिलेंगे। आप आपके पास अपने नोट्स है ना, इससे मोटे तो सबके हैं ना, यस और नो? इससे मोटे भी, इससे बड़े भी हैं, और उन्हें चेक करो कि उनमें कितने क्वेश्चंस के आंसर निकल रहे हैं। मैं जब ये कहता हूं कि इसमें 8 to 10 क्वेश्चंस के निकलेंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि लास्ट 10 ईयर में 8 to 10 क्वेश्चन के निकलेंगे, मैं ये कह रहा हूं हर पेपर में 8 to 10 क्वेश्चंस के निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक नोट्स है, इसमें क्या क्या टॉपिक कवर है? ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, पूरा भरा नहीं है ये भी, ठीक है। लेकिन सोसाइटी के अगर 7 क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन फंसेंगे। आप चाहे अगेन इसमें जिस साल का देख लो, 2025 का पेपर होगा उसके बाद इसमें देख लेना। ज्योग्राफी के केस में तो बाहर जाने के चांस कम रहते हैं, बिकॉज वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कभी कभार एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए असम फ्लड करंट अफेयर्स में था 2021 में, 22 में, तो असम फ्लड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हो सकता है वो इसमें ना हो, बट ब्रह्मपुत्र का फ्लड इसमें है। तो अगर आप उसको रिलेट करना जानते हो, आपको असम की फिजियोग्राफी पता है, असम की मैपिंग पता है, उसका लैंडस्केप पता है, व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस जो कि ईस्टर्न हिमालय में डेवलप होते हैं, अगर आपको वो पता है तो ब्रह्मपुत्र का जो फ्लड है आप उससे एसोसिएट कर सकते हो। स्टिल आई विल से कि जैसे अगर मैं, हमारे जो 4 पेपर के नोट्स हैं, और ये कोई मेरी खास बात नहीं है, ये एक्सपर्टीज मेरी नहीं है, ये हमारे तरह के ज्यादातर एस्पायरेंट करते हैं और उनके साथ ऐसा होता है। यू शुड नॉट ट्रस्ट ओनली फ्यू पीपल। आपको सुनना चाहिए यूट्यूब में कुछ टॉपरों की, जैसे जब आप अनिमेश प्रधान को सुनोगे तो उनकी कॉपियां जरूर डाउनलोड कर लेना गूगल से, ना मिले तो मुझे बताना, और कॉपियों को देखना। आदित्य श्रीवास्तव रैंक 1, उनकी कॉपियों को देखना। किसी ने देखा इनकी कॉपी? आदित्य श्रीवास्तव के एक आंसर में आदित्य श्रीवास्तव के एक आंसर में नॉर्मली कितने एग्जाम्पल, फैक्ट्स, ये सब होते हैं? एनी
तो मोस्टली हर पॉइंट के बाद में एग्जांपल। हर, यस यस, अब आपने देखा है अगर उन्होंने 5 पॉइंट लिखे हैं तो हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल है, और उनमें से कुछ एग्जाम्पल इनोवेटिव है। जैसे अनिमेश प्रधान ने एक जगह लिखा था, आई थिंक ये पेपर 3 था, जिसमें कि एआई के बारे में था, तेलंगाना ने कुछ छागू फागू करके कोई स्कीम लॉन्च की थी, वो उन्होंने उस कॉपी पे डाला था, और उसको बाद में यूपीएससी के उसमें उन्होंने यूज़ किया, बिकॉज वो यूज हुआ। ऐसा तभी होता है जब आप अपने ये नोट्स बनाइए और फिर उससे ये नोट्स फिल्टर करिए। अगर कोई टॉपर आपको ये नोट्स अपना दे दे, ये नोट्स अपना दे दे, और फिर 1 पेजर दे दे, तो आप 2 क्वेश्चन नहीं फंसा पाओगे। अब आप बोलोगे ये कैसा पैराडॉक्स है, पेपर तो वही है, मैं 2 क्वेश्चन नहीं फंसा पाऊंगा, टॉपर 10 क्वेश्चन फंसा लेगा, ऐसा कैसे? यस, ये ट्रुथ है, इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। यहां से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है पर्सनल नोट्स का, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। पर्सनल नोट्स में नॉर्मली उन कॉन्सेप्ट्स पे जहां पे हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग कम होती है, उन कॉन्सेप्ट पे हम ज़्यादा असर्ट करते हैं, ज़्यादा डिटेल लिखते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा होती है, हमारी अपनी एबिलिटी ज़्यादा होती है कि हम फैक्ट्स को रिकॉल कर सकें, हमें जनरली पता होते हैं, वहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट हैंड यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको डाउट हो तो बताना, इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 पे मैंने सिर्फ 8 लाइन का नोट्स बनाया, वाई? और उन 8 लाइनों में 4 गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, और उनकी ऑब्जेक्टिव और अचीवमेंट एक एक लाइन में लिखा है। तो मैंने बाकी IR4 के बारे में क्यों नहीं डिटेल से लिखा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के बारे में, बिकॉज वो मैं लिख सकता। तो मुझे मैक्सिमाइजर का यूज करना है, मैक्सिमाइजर मुझे यूज करना है ये गवर्नमेंट की 4 स्कीम्स, और उनका जो आउटकम है, आउटकम मीन्स उनकी जो सक्सेस स्टोरी है, उनका जो रिजल्ट है, उनमें जो परसेंटेज में जो उनके फिगर्स यूज हुए हैं वो। लेट्स से अगर ये अभी मुझे दिखता है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो आपने अगर अपने नोट्स अच्छे नहीं बनाए तो याद रखिएगा आपको ये परेशान करेगा। तो आप लोग ये इस बात पे ध्यान देंगे कि आपके नोट्स अच्छे होने ही चाहिए, उसमें कोई इफ एंड बट का स्कोप मत रखिए। अगर आपने ऐसा रखा तो ये आपको परेशान करेगा। चलिए, हमको हमारे सामने ये एक कॉन्सेप्ट हमको दिखा, ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है, यस और नो? डिजिटल हेल्थ लिखा है ऊपर, और डिजिटल हेल्थ लिखा है, और उसमें भी ये पूरा पेज नहीं भरा, जबकि मैंने आपसे बताया कि ये A4 का हाफ है पेज। अगर इसको ऐसे ओपन करते हैं तब ये A4 है, ऐसे ये A4 है, ये उसका हाफ है। डिजिटल हेल्थ इतने में लिखा है, ठीक? इसमें लिखा क्या है, डिजिटल हेल्थ के 4 पिलर्स कौन से होते हैं, फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं, और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बस। नाउ मैं ये सब आपको शेयर करूंगा धीरे धीरे, आप ये चेक करना कि इनसे आंसर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। लेकिन फिर मैंने बताया कि अगर मैं ये आपको पूरा दे भी दूं तो भी आप इससे 2-3 क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाएंगे अच्छे से। लिख आप तभी पाएंगे जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करें, क्योंकि इनका जो पेरेंट नोट्स है ना, वो मोटा नोट्स है, वो 300-350 पेज का है। तो पेरेंट नोट से जब आप कोई चीज फिल्टर आउट करते हो ना, तो आपको ये पता होता है कि आप ये थीम पकड़ोगे और इस तरह से लिखोगे, और ये जो आप यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, लेट्स से कि उसमें लिखा था ई संजीवनी डिजिटल हेल्थ के मामले में, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, तो हमको ये पता होना चाहिए कि आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन की कवरेज क्या है, इसकी जो सक्सेस स्टोरी है। लेट्स से कि हमने लिखा हिमाचल में ये 90% पॉपुलेशन को कैटर करता है। तो जब हम डिजिटल हेल्थ पर कोई चीज लिखेंगे और ये फैक्ट बीच में यूज करेंगे, तो ये हमारे लिए मार्क्स के मैक्सिमाइजर के तौर पर काम करेगा। और अगर हम इस तरह की एग्जांपल्स, और जो आपने आदित्य के बारे में कहा अनुभव, ये इस तरह से आता है। अब आप एक काम करना, आदित्य के नोट्स डाउनलोड करना, उसके पास भी इस तरह 40 पेजर 30 पेजर नोट्स हैं, और इस तरह की चीजें आपको दिखाई देगी। ये दुबे का आप नोट्स डाउनलोड करना, ये पहली रैंक वाले का, तो उसके उसमें भी आपको दिखाई देंगे कि इस तरह के वर्क इन लोगों ने किए हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर हम ये मान लें कि ये गोल्ड है, तो ये उतना ही प्योर होगा जितना प्योर ये होगा, यस और नो?
जो फैक्ट, जो कॉन्सेप्ट इसमें नहीं कवर है वो यहाँ छूटेंगे, छूटेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको उससे लॉस होगा। इसलिए ये नोट्स बनाने में आप अपनी स्किल दिखाइए। नाउ आप अकेले चाहे जितने स्मार्ट हों, चाहे जितने आवर्स ज़्यादा पढ़ते हों, आप ये नोट्स अकेले बहुत अच्छा नहीं बना पाएंगे। आज मॉर्निंग में एक दो बच्चों से हमारी बात हो रही थी, तो इस बात को मैंने डिस्कस किया कि ग्रुप की पावर को समझिए, कलेक्टिव एफर्ट को समझिए। पास्ट 10 ईयर की एनालिसिस आप 2 डेज में कर सकते हैं एक सब्जेक्ट में। लेट्स से इकोनॉमी में पास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स का एनालिसिस, जो एक राइट एनालिसिस होता है, अप्रोच बिल्ड करने वाला। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, फिर बात करते हैं। GS4 का एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, हम एक टॉपिक लेते हैं मोरालिटी। हमारा टॉपिक है मोरालिटी, और हाइपोथेटिकली हम इमेजिन करते हैं कि 2024 का कोई क्वेश्चन है, और लेट्स से कि हाउ एनवायरमेंटल मोरालिटी, एनवायरमेंट, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, आपको पता चलेगा कि नोट्स मेकिंग में हमें क्या ध्यान देना है। एनवायरमेंटल मोरालिटी अफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग, ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ की ग्लोबल मोरालिटी क्या होती है, पहले आपको यह पता होना चाहिए। ठीक। दूसरी बात, ये किसके बारे में बात कर रहा है, जरा मुझे इसमें कोई ये बताएगा कि इसमें टॉपिक क्या है और उसके डायमेंशंस क्या हैं। देखो, इससे छोटा क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं मिलेगा, लेकिन जितना आसान आपको दिखाई देता है वो उतना है नहीं। चलिए, कौन ट्राई करेगा? टॉपिक आई गेस हम्म डायमेंशन है वो हम्म ग्लोबल वार्मिंग मतलब देखो, ये 3 वर्ड आपके सामने हैं, बट क्या आप ये बताएंगे? एनीवे, सब लोग ट्राई करिए। देखो, जितना तुम ट्राई करोगे उतना तुम्हारा ब्रेन ज्यादा एक्सप्लोर करेगा सोचने के लिए कि हाँ, कहाँ पे क्या मिलना है हमको। इसके आंसर की डिमांड क्या है? क्या लिखेंगे? मुझे मैं ये नहीं कह रहा कि आप फैक्ट बताइए, डेफिनेशन बताइए। मुझे ये बता दीजिए कि अगर आपको समय दिया जाए तो आप इसमें लिखेंगे क्या, किस चीज पे फोकस करेंगे? मेरे ख्याल से इस पे एनवायरमेंटल मोरालिटी फोकस करना चाहिए। आप इन्वायरमेंटल मोरालिटी की डेफिनेशन लिखेंगे? नहीं सर, डेफिनेशन नहीं लिखा, डेफिनेशन को उसको एक्सप्लेन करते हुए सर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और कैसे उसे प्रेजेंट करेंगे, वाइल्ड लाइफ को, ग्लोबल वार्मिंग को, वो सारे टर्म मेंशन करेंगे उसमें। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और लेते हैं। इमेज, ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया 2024 में, सो ये हाइपोथेटिकल है। एक और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हम ऐड करते हैं। लेट्स से कि 2023 में इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया, 2023 में इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन आया, और हाइपोथेटिकली हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मोरालिटी अफेक्ट्स कॉर्पोरेट बिहेवियर, डू यू थिंक corporate profitability is counterproductive to social morality? Yes,
आर यू देयर मिस्टर? यस। बेटा इसमें क्या डायमेंशन है और क्या टॉपिक है? तो उसके डायमेंशन समझेंगे कॉर्पोरेट मॉरलिटी। कॉर्पोरेट मोरालिटी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाउ मोरालिटी अफेक्ट कॉर्पोरेट बिहेवियर। तो जरा हम अपने कीवर्ड थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं पहले। इसमें तो पहले तो मोरालिटी है, इसका रिलेशन है कॉर्पोरेट बिहेवियर से। ओके, कॉर्पोरेट बिहेवियर से इसका रिलेशन। फिर बात होती है कि कैसे कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है, तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में आप क्या लिखेंगे मुझे ये बताएंगे। इस काउंटर प्रोडक्टिव टू सोशल मोरालिटी क्वेश्चन मार्क। नाउ इतनी चीजें हैं, क्या ये दोनों एक ही टॉपिक हैं सिलेबस में? उत्तर है हाँ। क्या इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके नोट्स में है? उत्तर है नहीं। क्या ये पास्ट 10 ईयर में क्वेश्चन आए हैं? नहीं। तो क्या ऐसा कोई नोट्स आप बना सकते हैं कि पास्ट 10 ईयर्स में ये दोनों क्वेश्चन कवर हो? उत्तर है यस। हाँ, आंसर है यस। अगर आपने स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए नोट्स मेकिंग की तो ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्यों? पास्ट 10 ईयर्स में कॉर्पोरेट मोरालिटी, कॉर्पोरेट के बिहेवियर, सोशल मोरालिटी और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव डायमेंशन पे क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, अलग अलग ईयर में पूछे गए हैं, बस ये बात है। किसी साल जब आप अलग अलग सालों में देखेंगे फॉर डिफरेंट ईयर्स यू विल फाइंड दैट देयर वर क्वेश्चंस ऑन सोशल मोरालिटी, कॉर्पोरेट इथिक्स, कॉर्पोरेट इथिक्स वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, एनवायरमेंटल मोरालिटी। अब जिस तरह मैं बात कर रहा हूं इस तरह आपको लगता है ना कि इस तरह तो सब कुछ मिल जाएगा? यस और नो? सो आपके नोट्स मेकिंग में ये एस्पेक्ट अगर आपने गेज कर लिया तो आप कमाल कर देंगे। मैंने कुछ बच्चों को बताया भी, हिंदी मीडियम में ये एक्सरसाइज, आप ही के दोस्तों में हिंदी मीडियम में ये एक्सरसाइज पिछले 15 दिन से चल रही है। आप लोगों के मामले में थोड़ी डिले हो गई, इसलिए आप लोगों का ऐसा कुछ वर्क चल नहीं पाया हिंदी मीडियम में, लेकिन ये चल रहा है पिछले 15 दिन से। आपको लगे तो आप मुझे बताना। अगर आप हिंदी मीडियम के नोट्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको 10, 15, 20 पेज के नोट्स भेज दूंगा। आप जिस साल के पेपर से चेक करना हो चेक कर लेना। और मैं ये कह रहा हूँ कि वो ऑल इंडिया के बेस्ट नोट्स हैं। चाहे आप टॉपर किसी रैंक 1 के नोट्स ले लेना, आदित्य के नोट्स ले लेना, सृष्टि के नोट्स ले लेना, पीछे जाके कनिष्क के नोट्स ले लेना, और आप ही के दोस्तों के हिंदी मीडियम में वो नोट्स ऑल इंडिया बेस्ट हैं। ये ऑल इंडिया बेस्ट क्या होता है? 2 पैरामीटर में हमें ऑल इंडिया बेस्ट पता चलता है। वो 2 पैरामीटर आपके नोट्स में कभी मिस नहीं होने चाहिए। वो 2 पैरामीटर कौन से हैं? फर्स्ट, यूपीएससी के सिलेबस से कोई भी कीवर्ड छूटना नहीं चाहिए। कोई भी कीवर्ड छूटना नहीं चाहिए, मतलब हर एक कीवर्ड कवर होना चाहिए। पहली चीज ये सिलेबस से, सिलेबस मतलब जो नोटिफिकेशन में सिलेबस लिखा है, ये कोई बड़ी बात मैंने नहीं बोली, ये आप सबको पता है। सेकंड, अगर हमने 10 इयर्स के पीवाईक्यू देखे हैं, 10 इयर्स के पीवाईक्यू अगर हमने देखे हैं, तो इससे जो हमने डायमेंशन आइडेंटिफाई किए, उसका प्रूफ ये है कि अगर किसी पर्सन को जिसने अपने नोट्स बनाए उसको लास्ट 10 ईयर में कोई भी क्वेश्चन उठा के उस यूनिट का दे दिया जाए तो ही और सी मस्ट बी एबल टू राइट 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स इन एफिशिएंट वे। विल दैट बी अ प्रूफ? आई एम सेइंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट 10 ईयर्स। हाँ, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम 2025 के मेंस या उसके बाद वाले आने वाले मेंस में कोई क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सके, ना ऐसी हमारी कोई कोशिश है और ना हम ऐसा कोई दावा करते हैं। लेकिन अगर आपने जितनी एक्सरसाइज मैंने आपसे बोली कि पास्ट 10 ईयर्स डायनेमिक सेक्शन में इंक्लूडिंग पेपर जीएस पेपर 4 एंड स्टैटिक सेक्शन में पास्ट 20 ईयर्स में ये एक्सरसाइज की, तो 70% आपके डायमेंशंस एंड 100% यूपीएससी सिलेबस कवर होगा। और उसका इंपैक्ट ये होगा कि यूपीएससी कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन चूज करे 2025 के मेंस के लिए या 2026 के मेंस के लिए, आपके 70% आंसर्स इन वर्स्ट केस
मतलब ये कि 20 आंसर्स आपको लिखने हैं, तो कम से कम 14 से 15, 14 to 15 आंसर्स आपके निकलेंगे आपके नोट्स से। और जब आप अपना मास्टर नोट्स बनाओगे फर्स्ट टाइम, वो थोड़ा मोटा हो सकता है, 300, 250, 350 पेज का, डिपेंड करता है आपकी राइटिंग स्किल क्या है। उसको पतला करने के हमारे पास मैकेनिज्म हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बट हम जो उसको ब्रीफ नोट्स बनाएंगे दोबारा जब मेंस पढ़ना करना होगा हमें, तो चूंकि हमको थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स रेफर करना होता है, इसलिए हम ब्रीफ नोट्स बनाते जरूर हैं अपने एग्जिस्टिंग नोट्स और थोड़ा सा करंट अफेयर्स को लिंक करते हुए। द हिंदू वगैरह लास्ट के जो आप 3-4 महीने पढ़ते हैं, खासतौर से उनको। तो 70% क्वेश्चन का मतलब है कि 14 to 15 क्वेश्चन, क्या 20 में से अगर आपको 15 क्वेश्चन के आंसर, वो भी स्मार्ट तरीके से नहीं बल्कि क्वालिटी के साथ, डेटा के साथ, रियल लाइफ डेटा के साथ अगर आपको पता है, डू यू थिंक कि ये सिलेक्शन का चांस बढ़ा देगा? तो पहला काम आपको करना है, जो लोग भूल सकते हैं वो कॉपी पे लिख लें बड़ा बड़ा, कि आप लोग अपने प्रेजेंट नोट्स को वेरीफाई करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे कि वो पढ़ने लायक है, या इम्प्रूव करने लायक है, या फायर करने लायक है। पढ़ने लायक तब है अगर उसमें 40% क्वेश्चन पास्ट 10 ईयर्स के मिल रहे हैं, तो उसके आंसर्स मिल रहे हैं, तो भले वो आंसर्स पूरी तरह से ना मिल रहे हो, बट फिर भी 60, 80, 100 वर्ड्स तो मिलने चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि वो नोट्स में आपने जो लिखा वो पॉइंट नहीं, जो क्वेश्चन में आप 150 शब्द लिखेंगे, उनके 40-50 वर्ड्स अगर आपके नोट्स में हैं, तो उसको अपग्रेड किया जा सकता है। एटलीस्ट अगर 50% क्वेश्चन में नहीं है, तो 6-7 क्वेश्चन में तो होने ही चाहिए ना। तो उसे अपग्रेड किया जा सकता है, उसे अपग्रेड करो। लेकिन अगर उतना भी नहीं है, तो बेहतर है कि आप फिर से नोट्स बनाओ। रीजन मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपका ये जो फर्स्ट टाइम वाला नोट्स होगा, ये डिटरमाइन करेगा कि आपका सेकंड टाइम वाला ब्रीफ नोट्स कैसा होगा, और ये डिसाइड करेगा कि आपका 1 to 2 पेजर कैसा होगा। अगर आपको हर बार नई चीजें खोलने को मिली, तो ये समझिए कि देयर इज अ प्रोवर्ब, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इस प्रोवर्ब से बचेंगे, अच्छा नहीं है लेकिन वो ट्रूथ है। अगर आपको अपना ही रिसोर्स जो आपने खुद 1 साल में 8 महीने में लिख के तैयार किया, वो हेल्प नहीं कर रहा, और हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई आंख नाक कान वाली कोचिंग की मैगजीन आएगी, कोई उसका शॉर्ट वेरिएंट आएगा, वो पढ़ के हम मेंस निकाल लेंगे, ऐसा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं होता। और ना यूपीएससी ऐसे लोगों को चुनता है, तो उसके पास पर्याप्त तरीके हैं वो आपको एलिमिनेट करे। इसीलिए वो 20 क्वेश्चन देता है, 20 क्वेश्चन, कि ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह के चक्कर में ना पड़िए। अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, कुछ चीज़ें आप जानते हैं, कुछ चीज़ें याद हैं, तो फिर आप कर पाएंगे। इसीलिए ये प्रोसेस आप फॉलो करिए। और जो फर्स्ट टाइम आप नोट्स बनाइए, वो क्वालिटी का होना चाहिए। नोट्स का पैरामीटर क्या है? सिर्फ 2 पैरामीटर। यूपीएससी का सिलेबस का कोई भी कीवर्ड ऐसा ना हो जो आपने छोड़ा हो। फर्स्ट थिंग ये कवरेज है। सेकंड थिंग उसके डायमेंशंस की कवरेज का तरीका ये है कि पास्ट के 10 ईयर्स के जो पेपर्स हैं उसके कीवर्ड मिस ना हो। जैसे ये जो 2 क्वेश्चन हैं, इसमें आपके सिलेबस में क्या क्या लिखा है, कोई मुझे बताएगा? ये 2 क्वेश्चन में आपके सिलेबस में क्या क्या लिखा है? मैं बताऊं, सिर्फ एक वर्ड, और वो है मोरालिटी, और कुछ नहीं लिखा। अदरवाइज ये आपके पास वीडियो रहेगा, सिलेबस आपके पास घर में रहेगा, बाद में देखना आराम से। अभी देखना हो तो अभी देख लो। इन 2 क्वेश्चन में आपके सिलेबस में सिर्फ एक वर्ड आपको मिलेगा, क्या? मोरालिटी। और कुछ कोई वर्ड नहीं मिलेगा। बाकी का डायमेंशन आपको पीवाईक्यू से मिलेगा। आप पीवाईक्यू में जाके चेक करेंगे 10 ईयर में, तो इसमें फिर कोई टर्म ऐसा नहीं है जो आपको पीवाईक्यू में ना मिले। हाँ, ये हो सकता है कि हमारा परमुटेशन अलग, हमारा कॉम्बिनेशन अलग, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। और यूपीएससी का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अलग हो, ये पॉसिबल है। तो आपको एसेंस समझ में आया कि नोट्स मेकिंग की एसेंस क्या है। और आपका 2026 में सिलेक्शन होगा कि नहीं, इसका मेरे पास एक फार्मूला पता चल गया है। जानना चाहोगे? यूपीएससी में कितनी सीट्स होते हैं? अप्रोक्सीमेट 1000।
आईएएस बनने के लिए जनरल कैंडिडेट को आईएएस बनने के लिए अप्रोक्सीमेट 86, 84, कभी कभी 76 इतनी रैंक के अंदर रहना होता है। इसके बाहर है तो जनरल है तो नहीं मिलेगा। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, लेट्स से कि आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो हो सकता है आपको 180, 160 तक आईएएस मिल जाए रैंक। ओबीसी है 210 तक आपको आईएएस मिल सकता है, 220 तक कभी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि कितनी सीटें हैं ओबीसी के लिए और ओवरऑल इंडिया में आईएएस की सीटें। तो अगर हम जनरल कैंडिडेट्स को एक स्टैंडर्ड मान की बात करें तो आपको अंडर 100 रहने की कोशिश करनी चाहिए, से यस और नो? Yes, sir. नहीं तो दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। Yes, sir. मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। मेरे एक बैचमेट, नाम है पूर्वी गर्ग, सिलेक्शन हुआ उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी कि 2016 वाले प्रीलिम्स में। 2017 में जो रिजल्ट आया उसमें उसका फाइनल सिलेक्शन होता है, मिलता है IRTS। 2016 में इकोनॉमी से 32 क्वेश्चन आए थे और वो लड़की CA कर चुकी थी, तो इसलिए उसको हाफ प्रिपरेशन में ही प्री क्वालिफाई हो गया। और मेंस में उसने 1-2 अच्छे ग्रुप्स ज्वाइन करे और उनकी रिसर्च का फायदा उठाया, खुद में कुछ रिसर्च किया और 3 महीने के करीब समय में उसने मेंस क्वालिफाई कर लिया। उस साल उसकी 300 समथिंग रैंक आई। जनरल कैंडिडेट होने की वजह से उसको IRTS मिला। उसके सिलेक्शन के 1 महीने बाद उसके ये मतलब उसके एटीट्यूड में ये चेंज आया कि वो आधे दोस्तों इंक्लूडिंग मी का फोन उठाना बंद, आधे दोस्तों का फोन उठाती थी। डिफरेंस क्या था? वो आधे दोस्त सब लवासना में थे जिनका वो फोन उठाते, और जो करोल बाग और डेलही के छोटे छोटे बॉक्सेस में पड़े थे, मैच स्टिक जैसे, मैच स्टिक के जो बॉक्स होते हैं उस तरह के रूम है डेलही के, उसमें जो पड़े थे उनका फोन उठाना बंद। अब हमारे एक मित्र जिन्होंने उसकी बड़ी हेल्प की मेंस की तैयारी के दौरान, उन्होंने ऑलरेडी 2 मेंस लिखे हुए थे, तो उन्होंने पूर्वी की बड़ी हेल्प की मेंस के दौरान। क्यों हेल्प की? क्योंकि जवानी और प्रिपरेशन एक साथ पड़ गया, तो जवानी फैक्टर काम करने लगा और उसकी हेल्प करने लगे ज़्यादा। इंटरव्यू दोनों ने दिया और जेंटलमैन का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेडी का सिलेक्शन हो गया। जेंटलमैन को आया गुस्सा, जेंटलमैन ने की तैयारी और जेंटलमैन ने नेक्स्ट ईयर 26 रैंक सिक्योर किया 2018 वाले रिजल्ट में। जैसे रिजल्ट आया अगले दिन पूर्वी का मैसेज, कंग्रेचुलेशंस यू मेड इट, दिस एंड दैट। इन्होंने फ़ोन करके बात की, बताया, और फिर ये बताने लगे कि मैनकाइंड या ह्यूमन होते हैं, और जो ये सोशल स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत वर्क करता है कि किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। लेकिन इसमें एक जो ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको पहले अटेम्प्ट में IAS नहीं मिला तो याद रखिए आप दोबारा एग्जाम देंगे, और जिसने, मान लीजिए आपको दोबारा सिलेक्शन नहीं हुआ, पहले अटेम्प्ट में आपको IRTS मिल गया, लेट्स से यू आर पूर्वी गर्ग, तुम वो पूर्वी गर्ग हो और तुम्हारे बाद वाले ने किसी ने IAS सिलेक्शन ले लिया, और कभी तुम एक ही डिस्ट्रिक्ट पे पोस्ट हुए ना, तो अंतर पता चल जाएगा कि IRTS और IAS में कितना अंतर है। आप में से कोई ऐसा है जो इन दोनों को एक साथ कभी देखा हो किसी ऑफिस में? अच्छा मेरे को बताओ, अगर ये दोनों एक साथ किसी ऑफिस में बैठेंगे तो ऐसी बड़ी वाली चेयर में कौन बैठेगा? चाहे 10 साल सीनियर हो कोई IRTS, ऐसी बड़ी वाली चेयर में IAS ही बैठेगा। इसीलिए मैंने बोला है कि आप सिलेक्शन लो, अंडर 100 में लो, नहीं तो फिर से प्री देना पड़ेगा, तो उससे बचना है। नाउ अंडर 100 रैंक, देखो हम अपने पिछले स्टेप में आते हैं कि हमें कैसे हम ऐसा करें कि हमें पता चल जाए कि हम 2026 में सिलेक्शन लेंगे कि नहीं। क्या इसमें कोई मंत्र है? नहीं, मंत्र नहीं। कोई सीक्रेट नहीं। कोई टाइम मशीन लगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप जब अपना नोट्स मेकिंग कर रहे हैं उसको रात में एक बार जरूर पढ़ो। जितना भी आपने दिन में लिखा हो उसको रात में, जैसे मान लीजिए कि आपने 10 पेज 5 पेज कुछ भी लिखा है, तो उसको रात में ओपन करके एक बार देखो जरूर और उसकी रेटिंग करो।
लाल पेन से कि आपके हिसाब से आज जितने बच्चों ने जो भी पढ़ा होगा, मेरा वर्क, मेरी स्टडी उनमें टॉप 100 में है क्या? आपसे अच्छा आपका कोई जज नहीं है। अगर आप डेली ऐसा करते हो, आप ये कह सकते हो कि हाँ, ऑल इंडिया में जो डेली स्टडी कर रहा हूं या कर रही हूं, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टॉप 100 और टॉप 50 और टॉप 1000, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके बराबर किसी में कॉन्टिन्यूटी नहीं है। आप में कॉन्टिन्यूटी है या नहीं, ये कैसे इंश्योर किया जाए? तो उसका तरीका है कि इस साल जिनके पास भी अनलिमिटेड डेटा की एक्सेस है, उनको मैं डिजिटल लाइब्रेरी के मैकेनिज्म से जोड़ने की कोशिश करूंगा 15 जुलाई के आसपास। तो आप लोग मुझसे एक बार उस समय पूछ लेना कि सर डिजिटल लाइब्रेरी का क्या हुआ। उसका तरीका ये होता है कि हमें 200-250 रुपए का एक ट्राईपॉड खरीदना होता है। ट्राईपॉड आप सब जानते होंगे, नहीं तो गूगल कर लोगे, पता चल जाएगा। उसमें अपना फ़ोन फंसा के अपनी कॉपी की तरफ उसका कैमरा रख के, और दिन में कम से कम 3-3 घंटे के 2 स्पेल या उससे ज़्यादा हमें लाइव स्टडी करनी होती है, ताकि आपकी जो टीचर हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनको पता रहे कि आप क्या कर रहे हो, कितनी देर में आप कितना पढ़ते हो, कितना समय लगता है कोई चीज़ आपको रिटेन करने में। जब आपको कोई देखता है ना, तो आप बड़े अलर्ट होते हो, आपका माइंड बहुत अलर्ट होता है। तो आपकी जो 3 आवर या 6 आवर की स्टडी डिजिटल लाइब्रेरी में रिकॉर्ड होगी, वो आपको ये डेली आपको बताएगी कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। नाउ इमेजिन कि जितना मैंने एक दिन में पढ़ा, उसी से मुझे कल सुबह सुबह पेपर मिल जाएगा, तो क्या मैं उतने से सिलेक्शन ले लूंगा? जब आप ये क्वेश्चन अपने से पूछेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके नोट्स में वो वेट है कि नहीं। अगर आपके नोट्स में वो वेट नहीं है, तो तुम चाहे जितना हार्ड वर्क कर लो, यूपीएससी तुम्हारे बाईपास से गुजर जाएगा। दिव्या, इसका मतलब समझ में आया? मतलब तुम खड़े हो किसी और रोड में और रिजल्ट निकल रहे हैं किसी और रोड से। तो आप ये अपने आप को डेली एग्जामिन कर सकते हैं कि जो यूनिट आप कवर कर रहे हैं, मान लीजिए कोई यूनिट है उसमें आपको 1 या 2 दिन लगा, लेट्स से कि मोरालिटी का यूनिट है, उसमें 1 से 2 दिन लगा, तो 1 से 2 दिन में आपने अपने आप को इतना प्रिपेयर किया कि नहीं किया कि ऑल इंडिया के सारे बच्चों को अगर यूनिट 1 के मोरालिटी वाले टॉपिक पर कल एग्जामिनेशन में 3 आंसर लिखाए जाएं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप टॉप 100 में हो। ये हम हर रोज इंश्योर करेंगे। अगर आप डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ोगे, डिजिटल लाइब्रेरी फ्री होता है, यूट्यूब पर, जूम पर पेबल होता है वो। तो यूट्यूब पे अगर आप फ्री अपना एक ग्रुप बना के उसमें लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये समझिए कि आपको आसानी से ये पता चल जाएगा कि आप डेली सिलेक्शन लेने वाले हो कि नहीं। रीजन, पहले तो अगर आप 10 लोग एक ग्रुप में हो, तो आप 10 का आपस में कंपैरिजन बना रहेगा। यस। दूसरा, जब आप सेल्फ अवेयर होते हो ना कि आप एवरी मोमेंट किसी कंपटीशन में हो ऑल इंडिया लेवल पर, तो आप बेस्ट करने की कोशिश करते हो, आप कुछ इग्नोर नहीं करते, और ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होता है सिलेक्शन दिलाने। अब तक की हमारे जो कन्वर्सेशन, इसकी समरी मुझे कौन बताएगा? यस बताएंगे, यस बताइए बेटा। क्या क्या हमारी एसेंस है इस सेशन में? दो पैरामीटर में हमें जज करना है। एक, सिलेबस कवर होना, वो सबसे इजी होता है। दूसरा, यूपीएससी के पास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू से डायमेंशन कवर होना। ठीक है, अगर वो कवर है तो फिर हम अच्छा कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि वर्ड लिमिट, अगर हमने यूपीएससी का कोई डायमेंशन 500 वर्ड्स में कवर किया, तो हमने किन 2 लोगों को बुद्धू बनाया? एक टाइम को, दूसरा स्पेस को। फिजिक्स वाले जानते होंगे स्पेस टाइम के बाद बचता क्या है। किसी का साइंस बैकग्राउंड है? स्पेस टाइम का क्या मतलब है? मतलब कि नथिंग लेफ्ट। अगर आप अपने टाइम और स्पेस को किल कर रहे हो, तो इसके अलावा यूनिवर्स में कोई तीसरी चीज है नहीं। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्पेस टाइम। तो
इसको कंज्यूम करना है, लेकिन एक एफिशिएंट तरीके से, कि आपने अगर कोई डायमेंशन कवर किया है तो आप उसको 80-90 वर्ड या 100 वर्ड में कवर करो, बिकॉज उसका कीवर्ड नहीं चेंज होगा। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप मोरालिटी को डिफाइन करोगे, हाउ मोरालिटी, तो मोरालिटी क्या है 2 लाइन में डिफाइन करोगे इजी वे में। देन मोरालिटी का कॉर्पोरेट बिहेवियर से रिलेशन क्या है, यस। फिर उसके बाद उसकी नीड क्या है, मोरालिटी की कॉर्पोरेट बिहेवियर में नीड क्या है, और नीड में आप लिखोगे उसका इकोनॉमिक डायमेंशन भी, कि कैसे वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड है, बिना पॉजिटिव नेगेटिव दिखाए हुए। वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। देन फिर बताएंगे कि इफ मोरालिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड टू अटेन द प्रॉफिट, तो उसके एग्जाम्पल कौन से हैं। जजमेंट नहीं करना ना, उसने आपसे कहा जजमेंट करने के लिए क्वेश्चन में, उसके एग्जाम्पल क्या है कि कब कॉर्पोरेट प्रॉफिट के लिए मोरालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया। तो आप सब जानते हो कि सत्यम कंप्यूटर स्कैम, राजू रामलिंगा वाला, जबकि शेयर प्राइसेस को, मतलब 35 रुपए वाले शेयर प्राइस को 160 175 तक दिखाया गया कॉर्पोरेट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। सो दैट वाज ब्रीच ऑफ मोरालिटी। वो एक अच्छा एग्जांपल है ब्रीच ऑफ मोरालिटी का। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मोरालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, इसका आपको एग्जांपल लिखना है। क्या उसने कहीं सोल्यूशन मांगा कुछ, प्रॉफिटेबिलिटी इज काउंटर प्रोडक्टिव टू सोशल मोरालिटी। अब ये सोशल मोरालिटी के लिए कैसे काउंटर प्रोडक्टिव है ये आपको बताना चाहिए। जैसे राजू रामलिंगा वाला केस अगर हम बात करते हैं, सत्यम कंप्यूटर स्कैम वाला, तो उससे कुछ समय के लिए न्यू इन्वेस्टर का मल्टीनेशनल पे ट्रस्ट डेफिसिट हुआ होगा या नहीं। हेलो, हुआ होगा या नहीं। तो वो उसका सोशल मोरालिटी का एस्पेक्ट है। आपको एग्जैक्टली मतलब पता होना चाहिए कि सोसाइटी का क्या मतलब है और सोशल मोरालिटी का क्या मतलब है। अगर आपको 2 लाइन्स में पता है अच्छे से, तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे 2 से 3 या 4 पॉइंट में, तब आपको कहीं 10 में से 6 या 7 मार्क्स मिल सकते हैं। इसीलिए GS3 के लिए आपका जो गोल है, जो एम है, वो 145 होना चाहिए। लिखो, GS3 में मेंस का आपका टारगेट है 145, GS2 में आपका टारगेट है वर्स्ट केस में 125, वर्स्ट केस में। GS1 में आपका टारगेट है वर्स्ट केस में 135, GS4 में आपका जो टारगेट है मीन्स में, वो है वर्स्ट केस में 145, 145। ऐसे में निबंध ऐसे 155। इस गोल के लिए आप काम कर रहे हो, इस एम के लिए आप स्टडी कर रहे हो। प्री पे हम अलग से बात करेंगे किसी टाइम में, उसके सेक्शन में, उसमें थोड़ा 1-2 वर्कशॉप करेंगे, उसके बाद बात करेंगे प्री के मार्क्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, किस सेक्शन में कितना प्लान करें, कैसे करें, वो अलग बात करेंगे। वो उतना कठिन नहीं है, मेंस थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मेंस में हम अभी फोकस कर रहे हैं। और अपने नोट्स को GS4 से शुरू करो, मेंस डेडिकेटेड रखो, जुलाई 10 तक का टाइम लो। जुलाई 10 के बाद अगर आप में से एनी 4, अगर आप में से एनी 4% ये बोलेंगे जुलाई 10 को कि हाँ मेरा एथिक्स का नोट फिनिश हो गया, तो जुलाई 11 को ही हम एक वर्कशॉप शुरू करेंगे जो प्री और मेंस को इंटीग्रेटेड होगा GS पेपर 1 के लिए, हिस्ट्री सेक्शन के लिए। मैंने बोला प्री और मेंस दोनों को इंटीग्रेट करेगा, तब हम प्री की भी बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना ये इथिक्स के पेपर में अपनी मास्टर से गेन करो, ऐसा गेन करो कि इतनी प्रिपरेशन आपकी हो जानी चाहिए नेक्स्ट 27-28 डेज में, कि अगर इस पेपर से UPSC लवासना बुला रही है किसी को, तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। इज दैट अ प्रॉमिस। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। तो ये हम इस गोल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम ज़्यादा चीज़ों को हौच पौच न करने के लिए इसको हम एक पेपर तक अभी स्टिक करते हैं, GS4 तक। आप लोगों को अपनी ग्रुप की एक्सेस के बारे में अवेयरनेस है व्हाट्सएप पे कैसा एक्सेस हो? है, तो आप उसमें
पास्ट 10 ईयर के पेपर शेयर करो, रियल वाले, और पेपर पे अपने A4 पेपर पे रफ के साथ डायमेंशन पे थोड़ा वर्क करो, उसको शेयर करो, एक दूसरे से डिस्कस करो। अगर आप कंफर्टेबल हो तो एक दूसरे से बात भी कर सकते हो फ़ोन पे। आप लोग कॉन्फ्रेंस कॉल करो। नॉर्मली हमने जितने अभी तक वर्क देखे हैं तो कॉन्फ्रेंस कॉल जो लोग करते हैं दिन में कम से कम एक बार या हफ्ते में 2 या 3 बार, तो उनके नोट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी ये सब ज़्यादा हिंदी मीडियम में हुआ है, तो हिंदी मीडियम में ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी हैं। दे वर वेरी एवरेज स्टूडेंट, मोर एवरेज देन यू, बट अगर वो ऐसे चलेंगे तो दे विल मेक एवरीवन एवरेज। अगर जिस तरह वो चल रहे हैं, अगर वो ऐसे चलेंगे तो दे विल मेक एवरीवन एवरेज, चाहे वो किसी भी मीडियम के हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। नाउ यू मे आस्क कि ये मेरा मोटिवेशन क्या है, तो मैंने आप लोगों को बताया भी है। ये डेल्ही में एक जगह है, एक यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया, उनका एक RCA हॉस्टल चलता है जिसमें 100 सीटें होती हैं, और उन 100 सीटों में UPSC में हर साल अप्रॉक्स लगभग कितने रिजल्ट आते हैं आप सबको पता होगा ना। RCA जामिया से 100 बच्चों में कितना रिजल्ट फाइनल आता है? 30 बच्चे आते हैं। अप्रॉक्सीमेट 30। तो ये है मोटिवेशन अपना, कि अगर आप लोगों ने अपने आइडिया के साथ आगे बढ़े, तो अभी तो मैंने बोला कि ये फर्स्ट स्टेप है। ऐसा नोट्स बनाना, ऐसा नोट्स बनाना, ये फर्स्ट स्टेप है। प्रीलिम्स के लिए आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, इस तरह की एक्सरसाइजेस अपने पास हैं जिसके बाद आप कंफर्टेबली प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, एक कन्वर्सेशन मेरा अनुभव और यश से एक दिन हुआ था कि अपने ना गोल्स को बड़ा करो। ये मान के चलो कि 120 इज द मिनिमम कट ऑफ फॉर UPSC प्रीलिम्स। तो जब प्री की तैयारी करेंगे तो हम इस बात को दोहराएंगे कि हम मिनिमम 120 या उसके ऊपर के कट ऑफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसका एक बिलीफ्स पैटर्न होता है। जब तक आप वो अपने डीपर माइंड को कन्विंस नहीं करोगे, तब तक वो 70-80 मार्क्स के लिए स्ट्रगल करेगा। तो 120 प्लस के लिए वर्क करेंगे, और हम जो पढ़ेंगे इस तरह से पढ़ेंगे कि वो बेस्ट फॉर्म में हो, ऑल इंडिया टॉप 100 हो। आप बोलोगे कि आप ऑल इंडिया टॉप 10 क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं तो बिहार से हूँ, बिहार में IAS बनने के लिए टॉप 20 रैंक चाहिए, यूपी में IAS बनने के लिए टॉप 10 रैंक चाहिए। ये पता है कि नहीं किसी को? जनरल कैंडिडेट अगर यूपी में IAS बनना चाहते हैं तो उनको कौन सी रैंक चाहिए? टॉप 10। क्योंकि टॉप 10 में यूपी के 1-2 बंदे होते ही हैं, आप चाहे जब का रिजल्ट उठा लो। और जनरल कैंडिडेट के लिए 1 या 2 सीट होती है यूपी में, 1 या 2, 1 या 2 OBC के लिए होती है, 1 या 2 SC के लिए होती है। ओवरऑल 5 से 6 सीटें होती हैं यूपी में, यूपी के लिए IAS की कैटेगरी में। तो अगर आप जनरल हैं तो आपको टॉप 10 रैंक चाहिए। चूंकि 2 बच्चे अगर आपसे ऊपर हो गए तो आपको टॉप 10 में यूपी नहीं मिलेगा। यही हालत बिहार की है। यूपी और बिहार में ये स्ट्रगल ज़्यादा है। MP में ये रिलेटिवली कम है, राजस्थान में ये रिलेटिवली कम है, वहाँ पे आपको 30-40 रैंक तक IAS मिल जाएगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हम टॉप 100 के नोट्स बनाने की क्यों बात कर रहे हैं, टॉप 10 का क्यों नहीं बता। देखो, मेरे लिए टॉप 10 हाइपोथेटिकल है। आप अपनी एफिशिएंसी से इतना अच्छा नोट्स बनाइए कि वो टॉप 10 में आपको स्टैंड कराए, ये पॉसिबल है। मैं ऐसा कोई बात लाइटली बोल दूं कि हाँ नहीं ऐसा नोट्स बन सकता है कि आपका टॉप 10 आएगा ही आएगा, वो मोटिवेटर्स के लिए रहने दो। वो जो सोनू शर्मा टाइप के मोटिवेटर्स होते हैं, संदीप माहेश्वरी टाइप के मोटिवेटर्स हैं, उनके लिए रहने देते हैं। वो हमारे जैसे नॉर्मल लोग कमिटमेंट नहीं कर सकते कि हम आपका टॉप 10 के लिए, हम 100 के लिए श्योर हो सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस तरह फॉलो करेंगे चीज़ों को, आप देखेंगे कि एफर्टलेसली 100 आएगा। हाँ, बस आपको एग्जाम हॉल में धोखा नहीं करना, उसके बाहर का काम हम जिस तरह से करेंगे आपका 100 रैंक सिक्योर हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल वाला जो पार्ट है वो अलग है, उसके लिए हम कभी और समय में बात करेंगे क्या प्रैक्टिस की जा सकती है उसके लिए। तो ये चीज़ें हैं। नोट्स की कुछ एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो कि हमको ध्यान रखनी चाहिए। क्या हम इसे लिख लें? आप लोग पेपर पेन लेके बैठो। मैं 30 सेकंड्स का टाइम दे सकता हूँ, आप लोग सब लोग पेपर पेन ले लीजिए अगर किसी के पास नहीं हो तो। सर मान लीजिए कि पेपर 4 की बात हो रही है, तो किसी टीचर से अगर किसी बच्चे ने पेपर 4 ऑलरेडी पढ़ रखा है,
तो क्या उसके बाद वो फिर से मतलब जैसे कोई एक टॉपिक है पेपर फोर का मोरालिटी की बात कर देते हैं, मोरालिटी टॉपिक अगर टीचर ने पढ़ाया है तो क्या उसे बुक से जाकर दोबारा से पढ़ना है सर? देखो अगर वो अपग्रेड करने लायक है तो उसमें नए A4 पेपर लगाओ, अपग्रेड कर लो। लेकिन अगर उसमें गार्बेज है, लेट्स से कि उसमें 50 वर्ड की डेफिनेशन है, तो गार्बेज है। डेफिनेशन आपको हर कीवर्ड की मैक्सिमम 24 वर्ड में रेडी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा तुम लिखोगे तुम्हारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। ओके सर। मैंने मैक्सिमम वर्ड लगा के बोला ये बात। जी जी। आइडियल डेफिनेशन 18 to 20 वर्ड की सबसे बढ़िया होती है। उससे आपके क्या है ना, देखो हर एक वर्ड लिखने में सेकंड्स लगते हैं, और जितने सेकंड्स आप बचाएंगे उतने ज्यादा आपके क्वेश्चन पूरे होंगे। यस और नो? ये अब सर। देखो मैंने क्या है ना कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट के दोनों ये दोनों तीनों जितने भी इंस्टीट्यूट के बच्चे अभी हों, तो अनुभव मैंने आपके इंस्टीट्यूट के बच्चों को भी देखे हैं और ये प्रशांत के इंस्टीट्यूट के बच्चों के नोट्स देखे हैं। आपके नोट्स में 20 30 40 वर्ड के पैराग्राफ नहीं है, वो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ हैं कि उनका बहुत ज्यादा एसेंस नहीं है। लिखो ये पैरामीटर आप लिखो, सबसे पहले लिखो नोट्स की एसेंशियल्स क्या है। किसी भी नोट्स के एसेंशियल्स क्या है, पहले ये आप नोट कर लो, तब थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएगा। एसेंशियल्स क्या है किसी भी नोट्स के, हमें जरा इसको ध्यान में रखते हुए इसको समझते हैं। लिखिए पहला पॉइंट, सिलेबस के अच्छा इंग्लिश में लिखते हैं, हाँ ठीक है। राइट a brief definition of maximum 24 words to every keyword of the syllabus, to every keyword of the syllabus। मतलब ये कि सिलेबस के हर एक कीवर्ड के लिए आपके पास मैक्सिमम 24 शब्दों की एक डेफिनेशन होनी चाहिए। ये आपके आंसर की एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट होता है, इसलिए डेफिनेशन आप ऐसे यूं ही कोई ना लिख लेना कि गूगल में कोई मिल गई, कोई बुक में मिल गई, नहीं। आपकी डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए? ऑल इंडिया बेस्ट। यहीं से आपका गेम शुरू होता है कि आपने ऐसी डेफिनेशन लिखी कि किसी पढ़ने वाले को, देखो दो तरीके की चीजें होती हैं कि आपने डेफिनेशन ऐसे लिखी कि किसी एग्जामिनर को लगा व्हाट अ फन, आगे क्या लिखा है उसका ध्यान जाना चाहिए। अब आपने ऐसी थकी थकाई डेफिनेशन लिख दी जो पिछले वो 50 कॉपियों में पढ़ के आया है, डू यू थिंक ही विल एंटरटेन यू? 3 4 नंबर देके छोड़ देगा आपके 10 नंबर में। अगर आपको 10 में से 4 मार्क्स मिल रहे हैं विच इज जस्ट 40%, तो आप 100 क्रॉस नहीं करोगे आउट ऑफ 250। और जो गोल आपको दिया गया है एथिक्स के पेपर में 145 का मार्क्स, तो आप अगर आप 100 क्रॉस नहीं करोगे ना तो 145 तो बहुत दूर है आपसे। आपको क्या लगता है 145 मार्क्स आते होंगे कि नहीं किसी के GS4 में? ये सर आते हैं सर। आते हैं। अनिमेश प्रधान के आप मार्क्स चेक करिए GS4 में, विशाखा यादव के मार्क्स चेक करिए, एंड देयर आर सम मोर एस्पायरेंट्स जिनके, सम मोर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनके कि 140 से ऊपर मार्क्स आए हैं। ठीक, तो डेफिनेशन से ही आपका गेम शुरू होता है कि आप अच्छी डेफिनेशन लिखिए। नॉर्मली डेफिनेशन अगर किसी फिलोसोफर्स, जैसे मान लीजिए कि कोई डेफिनेशन है जो बेंथम ने दी है, मिल ने दी है, कांट ने दी है, गांधी ने दी है, अंबेडकर ने दी है, सरदार ने दी है, नेहरू ने दी है, वो सब ज्यादा काम के हैं। क्लियर? सेकंड, नो पैराग्राफ ऑफ माय नोट्स, सेकंड पॉइंट लिखिए, नो पैराग्राफ ऑफ माय नोट्स will ever cross the word limit of 24। यानी कि मेरे नोट्स का कोई भी पैराग्राफ 24 वर्ड से ज्यादा का कभी नहीं होगा, कहीं भी। इससे ज्यादा स्ट्रेट और स्ट्रिक्ट लाइन नहीं आप लिख सकते। नो पैराग्राफ है तो आप ये डिसाइड करो कि इसमें से क्या हटाना है हमें। ठीक,
Next, I will cover every dimension. I will cover every dimension predominantly available in UPSC PYQ, UPSC PYQ, unit wise and question wise. Unit dash wise, WISE, and question dash wise. Full stop. No dimension shall cross the word limit of 90, word limit of 90, comma, point limit of 7, point limit of 7, and paragraph limit of 5. मतलब कि किसी भी डायमेंशन में मैं कभी 5 पैराग्राफ से ज्यादा नहीं लिखूंगा, 7 पॉइंट से ज्यादा नहीं लिखूंगा, और 90 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखूंगा। एक इफेक्टिव कट लग गया ना। अगर आप पैराग्राफ और पॉइंट दोनों लिखते हो, मान लो किसी डायमेंशन को कवर करने के लिए, लेट्स से हम सोशल मोरालिटी डायमेंशन पे अपना कोई पॉइंट और पैराग्राफ मिक्स अप्रोच लेके चलते हैं। अगर आपने ये सोचा कि हम इसमें 5 पॉइंट भी लिख लें, 2 पैराग्राफ भी लिख लें, तो वो 90 को क्रॉस कर जाएगा। तो ये बैलेंस आपको बनाना है। सो व्हाट इज द इफेक्टिव स्ट्रेटजी कि हम इसको कैसे मैनेज, क्यों ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा वर्ड लिमिट आप लेते हो उतना बोगस वर्डिंग आपकी होती है। जितने कम वर्ड्स में आप अपनी बात करते हो उतना वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जो फ्रेजल फॉर्म है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फ्रेजल फॉर्म्स ऑफ पॉइंट्स, फ्रेजल मतलब फ्रेज के फॉर्म में लिखना। लिख लीजिए, फिर जब डाउट होगा तो आप पूछेगा। फ्रेजल फॉर्म्स ऑफ द पॉइंट्स will be chosen over explanatory statements. Next point, to show cause and effect, comma, I will choose flowchart over statements. I will choose statements. I will choose flowchart over statements. And फॉर ये एंड करके नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए फॉर 3 और 4 डायमेंशनल पॉइंट्स, फॉर 3 and 4 डायमेंशनल पॉइंट्स I will draw triangular, rectangular and pentagon shapes, मतलब समझ गए ना कि अगर 5 पॉइंट्स आपको कहीं पे एक साथ लिखने हैं तो उसके लिए आप पेंटागन यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब मैं आपके नोट्स के एसेंशियल्स बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों, अगर आप ये अपने नोट्स में करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट मेंस की कॉपी पे जाएगा, दिखेगा, वो जाएगा, बह के जाएगा, फ्लो होके जाएगा, कोई उसे नहीं रोक सकता, बिकॉज आपकी वो स्टाइल बन जाएगी और उसमें फिर समय बचेगा आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस will be supported by
empowered quotations, comma, data from government or public institutions, from government or public institutions। जब भी आप डेफिनेशंस लिखेंगे तो उसमें जो कोटेशंस आप यूज करते हैं वो थोड़े थोड़े हमको नोट्स में ही तैयार करने हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने सोशल मोरालिटी की डेफिनेशन लेके अपना कोई टॉपिक स्टार्ट किया, तो आप ये देखेंगे कि सोशल मोरालिटी के बारे में कांट क्या कहता है। अग्री? हाँ, आपको सोशल एथिक्स में थिंकर्स अच्छे से यूज करना है। एथिक्स में आपको थिंकर्स अच्छे से यूज करना है। अच्छा, जिन लोगों का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है वो सोशियोलॉजी के सारे थिंकर्स यूज करेंगे। सोशियोलॉजी में इफेक्टिवली 11-12 थिंकर्स है, पेपर 1 में 6 है, पेपर 2 में 5 है, तो 11 ये है, एक दो कभी कभी रैंडम बाहर से पूछ लेता है, बट ये 11 मेन थिंकर्स है, ऑल यूज होने हैं। उसमें मार्क्स है, वेबर है, डरखाइम है, मीड है, गांधी हैं, अंबेडकर हैं, श्रीनिवास हैं, वो सब यूज होंगे। ऑल जितने हैं वो सारे थिंकर यूज करने हैं। जहां भी आप यूज करो उसको यूज करो। रैंक 2 अनिमेश प्रधान, उनकी कॉपी देख लेना तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने सोशियोलॉजी के थिंकर का किस लेवल पे यूज किया है एथिक्स के पेपर में, अप्रॉक्सीमेट 10 क्वेश्चंस में। और उनके एथिक्स के मार्क्स चेक करना यूपीएससी में, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आइडिया बहुत वर्केबल है। नाउ नेक्स्ट, ये आप लोग रेक्टेंगल और क्लाउड ये भी यूज करेंगे अपने नोट्स में। जैसे ये है, जैसे मान लीजिए ये है। अब हमको अगर कहीं पर कोई इशू हाईलाइट करना है, लेट्स से ग्लोबल वार्मिंग एक इशू है हमारे पास, तो इशू हाईलाइट करने के लिए आप एक रेक्टेंगल बनाइए ऐसे इसके ऊपर अपने पॉइंट में, बस इसी तरह से। ये सबको समझ आया? और ये आपके कॉपी पे भी जाएगा, जो मेंस की कॉपी आप लिखोगे वहां पे भी जाएगा रेक्टेंगल। आप एक एटीट्यूड के साथ लिखो कि जब एग्जामिनर पढ़ना शुरू करे आपका फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसे हर बार रेक्टेंगल के अंदर इशू दिखाई दे और क्लाउड के अंदर उसका सोल्यूशन। तो जहां पे भी इसका सोल्यूशन है, लेट से हमारे पास कॉर्पोरेट बिहेवियर कोई सोल्यूशन है, तो हम इसमें क्लाउड बनाए ऊपर ऐसा। और ये बनाने में 1 से 2 सेकंड लगता है जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। ये आपको क्लियर है? लिख लीजिए, आई विल ड्रॉ अ क्लाउड ओवर एवरी सोल्यूशन and I will draw a cloud over every solution and a rectangle over every issue. Next, I will use arrow to highlight cause and effect. ये सब आपके नोट्स में होना चाहिए। मैं रिपीटेड ये बात बोल रहा हूँ। आप देखना, ये सब आप करो, आपकी मेमोरी कितनी मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगी। फिर हम 2 ग्रुप्स में, जैसे हमारे पास अभी बॉयज एंड गर्ल्स के ग्रुप्स हैं, फिर हम आप लोगों में कंपटीशन करा लेंगे कभी। तो आई विल यूज एरो टू शो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। अब एरो 2 तरीके से यूज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने ये दिखाया कि पॉवर्टी इज लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसमें कैसा एरो बनेगा? ऐसे। समझ आया किसी को? yes, sir. देखो, जिसने एक स्टेटमेंट लिखा कि पॉवर्टी इज लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, मान लो एक पॉइंट पे 1 नंबर मिल रहा है, लेट्स अज्यूम, तो उसे मिलेगा, लेकिन तुम्हें 2 नंबर मिलेगा क्योंकि तुमने 2 पॉइंट लिखे यहाँ पे कि अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो लीडिंग टू पॉवर्टी। यस, तो ये आपको करना है, इसी तरह लिखना है। जैसे मान लीजिए ये हेडिंग है, हमने ये पॉइंट लिखा 1, ये पॉइंट लिखा 2, बस ऐसे लिखना है।
उसको एक्सप्लेन मत करो कि पावर्टी इज लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट आल्सो लीड्स टू पावर्टी। आपने कितने वर्ड लिखे? 12। नंबर कितने मिलेंगे? 1। इसमें कितने वर्ड लिखे? 2। मार्क्स कितने मिलेंगे? 2। मैं रेसिप्रोकल वे में बता रहा हूँ कि अगर इसके लिए यूपीएससी ने 1 मार्क्स डिसाइड कर रखे कि ऐसे पॉइंट के लिए 1 नंबर, तो ये आपका 2 पॉइंट के बराबर है। इसको यूज करना है, ठीक। अच्छा, इसको एक तरीके से और एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये सब भी आप नोट्स में याद रखना, इसलिए आप मेरे साथ ही करते चलो, इसको आप करते चलो। इसका एक तरीका ये भी है, क्या कोई बता सकता है हमने दोनों में रेक्टेंगल ही क्यों यूज किया? क्योंकि दोनों प्रॉब्लम। यस, यस सर। मैंने बोला ये काम बारीकी से आपको करना है, आपकी पूरी कॉपी इसी तरह से दिखाई देनी चाहिए, अन्यथा आपको पता है 2 तरीके होंगे, या तो आप मेरा फोन उठाना बंद कर दोगे, या तो आपके नोट्स में मैं आग लगा और वीडियो बना के अपने चैनल में डाल देंगे। समझ आया ना? आप मेरे पैरामीटर्स में आप अपने नोट्स को देखोगे तो वो सिर्फ एक काम के लायक मिलेगा। मैं मैक्सिमम बच्चों का कह सकता हूं जिनका मैंने देखा है, आप सबके घर के आसपास मिठाई की दुकान होती है, वहां समोसा बिकता है, तुम्हारे नोट्स के कागज समोसा लपेटने के काम आएगा। इससे ज्यादा काबिल, इससे ज्यादा क्वालिटी का वो है नहीं। ये मैक्सिमम बच्चों को जब मैं बोल रहा हूँ तो मैक्सिमम समझ जाए आप सब किस इंस्टीट्यूट से हैं और उसका कैसा नोट्स है। इट इज अ गार्बेज, अ पुअर क्वालिटी गार्बेज। ठीक, इस तरह करेंगे ना। अब आप एक चीज देख लीजिए, पॉइंट 1 लिखा है लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस कितनी ज्यादा है। क्या आप पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन नहीं जानते, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का आपने तरीका चेंज किया, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई। ये आपको, आप लिखोगे तो आपको स्वयं से ये दिखाई देगा। ठीक, क्लियर है ना? अब मान के चलो कि अगर आपके क्वेश्चन में कोई डायमेंशन है कि पावर्टी क्रिएट्स मोरल डायलेमा, पावर्टी क्रिएट्स मोरल डायलेमा। कैसा मोरल डायलेमा? जैसे गरीब इंसान होता है, वो खाना चोरी करने जाता है, या किसी की पिक पॉकेटिंग करता है, पैसे चोरी चोरी करने जाता है। तो पावर्टी कौन से मोरल डायलेमा क्रिएट करती है? आप एक ऐसा एरो बनाइए और वो डायलेमा, यहाँ पे एक बॉक्स बनाइए ऐसे, और इसमें अपना डायलेमा लिखिए। ठीक, ठीक है ना? यहाँ एक एरो बनाइए, इसमें छोटा सा बॉक्स बनाइए, इसमें लिखिए सॉल्यूशन। उसको आप क्लाउड में बनाइए, ये भूलना नहीं, ये प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे तो याद आ जाएगा। सॉल्यूशन ऐसे, ठीक। और सॉल्यूशन में आपको जो जो रिकमेंडेशन देने हैं वहां पे आप इसमें अपनी रिकमेंडेशंस लिखिए, और सब पॉइंट में होना चाहिए। ठीक है, ये समझ है आपको? यस सर। हाँ, तो जब आप इस तरह से सोल्यूशन देंगे तो अब आप पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए तो। और आपके जो सब पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं वो भी उसको कनेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट के नीचे जो पॉइंट बन रहे हैं वो भी उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपके पहले तो दोनों डायमेंशन एक साथ चल रहे हैं, मिस डिसबैलेंस नहीं होगा। डिसबैलेंस कैसे होता है कि एक डायमेंशन पे हमने ज्यादा पॉइंट क्रिएट किए, दूसरे पे कम, नहीं, ये भी नहीं होगा। इस तरह से जब आप लिखेंगे तो अपने आंसर को आप स्ट्रक्चर दो। मतलब क्या? ये स्ट्रक्चर आपके एग्जामिनेशन हॉल में बाय डिफॉल्ट आपके अंदर से निकलेंगे, यस और नो? यस सर। ओनली व्हेन यू हैव प्रैक्टिस्ड this into your notes, otherwise not। कन्विंस? अगर आपने ये अपने नोट्स में प्रैक्टिस किया ये तभी आपके एग्जाम में बाय डिफॉल्ट निकलेगा। दूसरी बात, अगर टॉपिक में इंटरकनेक्शंस हैं, अगर टॉपिक में इंटरकनेक्शंस हैं, जैसे यही अभी हमने बात की, इसी चीज को देखिए कैसे हम, ये आप लोग बना रहे हैं ना साथ में? ठीक, तो अगर अगर आपको इंटरकनेक्शंस दिखाना है, आई मीन कि डायलेमा, तो आप इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा उसी चीज को, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट डायलेमास।
और इसमें आप ना 2 से 3 डायलेमास लिखिए। इसमें पॉवर्टी के लिखिए कॉजेस, अगर आपकी क्वेश्चन की डिमांड है तो, ठीक है। कॉजेस, कॉजेस में इसमें पॉवर्टी आएगा, इसमें इस साइड अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, दोनों साइड आएंगे। और वो लिखिए भी, इस पॉइंट में आपका अनएम्प्लॉयमेंट जरूर आना चाहिए कॉजेस में, और इसके कॉजेस में पॉवर्टी जरूर आना चाहिए, और बीच में आपने डायलेमा लिखा। तो इस तरह के जो वेन डायग्राम के एंगल्स होते हैं इनको भी यूज करना है। ये वेन डायग्राम्स की प्रैक्टिस जिसको ना हो वो आप आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके जरूर करना, ठीक है। मैसेज क्लियर है? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों से बात कर भी रहा हूँ, कुछ लोगों से, सबसे तो नहीं किया, वो ये कि पहला फैक्ट, ये हम सबको लगता है कि आई विल डू हार्ड वर्क अलोन एंड आई विल बी सिलेक्टेड विद a higher rank, I mean rank 1 2 3 4 5 on my own way, ऐसा सबको लगता है, which is not a truth. It's only a hypothetical belief. If I'll help my friends, after all they are my competitor. If I'll help them, they may get higher marks than me. So I should help partially. I should not offer better points. Rather, I should advise only in a meager way. ये सेकंड फैक्ट है, इट इज अ कंप्लीट नॉनसेंस। जो पर्सन ऑनेस्टली एक दूसरे की हेल्प करते हैं, अच्छे से हेल्प करते हैं, उनका ब्रेन एक्सप्लोर होता है। और एक बात आप हमेशा याद रखिए, 2 एवरेज पर्सन आर बेटर देन 1 वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो आप ऑनेस्टली कोऑपरेट करो, पॉजिटिव रहो हमेशा, एक दूसरे की क्रिटिसिज्म करो। जब भी एक दूसरे का क्रिटिसिज्म हो, ऑलवेज रिमेंबर हु स्टार्टेड क्रिटिसिज्म मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल। लिसन अगेन, आप लोग के अलग अलग ग्रुप्स हैं, आप एक दूसरे के वर्क को चेक करेंगे। द वन हु स्टार्टेड क्रिटिसिज्म ऑफ अदर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। जो क्रिटिसिज्म कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म करके वो आपको अपग्रेड करना, इम्प्रोवाइज करना, ग्रो करने में हेल्प कर रहा है या कर रही है। यस, ऐसा होता है। आप पोलाइटली उसे फोन करके पूछ भी सकते हैं, मिस्टर और मिस, कि इसमें हम क्या इम्प्रोवाइज करें। उसकी एडवाइस यूजफुल है, कैरी ऑन। उसकी एडवाइस यूजलेस है, एटलीस्ट डिस्कस। आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप में ओपन डिस्कस कर सकते हैं। आपको नहीं समझ आ रही है उसकी एडवाइस, इग्नोर, बट डू नॉट काउंटर। अगर आप हर चीज का काउंटर आर्गुमेंट करेंगे, यू विल मिस योर लाइफ, बिकॉज क्रिटिसिज्म इज अ सोर्स ऑफ मैक्सिमाइजेशन। अगर आप क्रिटिसिज्म को रोकोगे तो आप अपने मैक्सिमाइजेशन को रोक रहे हो, आप अपने ऑप्टिमाइजेशन को रोक रहे हो। इसलिए क्रिटिसिज्म को कभी नहीं रोकना चाहिए, उसे आने देना चाहिए। आपका रिस्पॉन्स ये बताता है कि आप मैक्सिमाइज हुए, आपने डिफेंड किया। जैसे मान लीजिए किसी की क्रिटिसिज्म यूजलेस है, आपने इग्नोर किया तो आपने डिफेंड किया, जो कि सही था। किसी की क्रिटिसिज्म अच्छी है, आपने इग्नोर किया जबकि वो यूजफुल है, तो आपने अपने आप को अंडरमाइन किया, अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं होने दिया। तो इन चीज़ों का स्कोप रहना चाहिए। किसी भी कंडीशन में कोई भी पर्सन किसी के लिए ऑफेंसिव नहीं हो सकता, न फोन पे न मैसेज पे। एग्रेसिव नहीं हो सकता, पोलाइट रहेगा हमेशा, ये याद रखिएगा। अगर आप कोऑर्डिनेशन के महत्व को समझते हैं, दोज हु आर कोऑर्डिनेटेड, दोज हु कोऑपरेटेड आर द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द प्लेनेट। If we believe that I am the best, I don't need other, better you live in some island. Nature has given us special qualities. Every one of us have some very special quality which is needed by others. That's why we have made a society. That's why we are living in society. That's why globalization is happening.
You are not smarter by living alone in your brain. So express, understand, communicate, learn, teach. No problem. Discuss and do everything. ओवर स्मार्ट होने की कोई जरूरत नहीं। अग्री ना? Yes, sir. तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आप में कभी गलती नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, कि आप लोग इस तरह की गलती कभी नहीं करेंगे कि मैं अकेले अकेले ही जो है वो सब कुछ सारी चीजें कर लूंगा, मेरे अंदर अलग एबिलिटीज सबके अंदर है। अप्रोक्सीमेट एवरीवन, थोड़े बहुत का डिफरेंस है, नहीं तो एवरीवन वो एबल पर्सन होता है। गाइडेंस, मेथड्स, हार्ड वर्क लोगों को अलग बनाते हैं। लेकिन अगर आप सोशल एनर्जी को यूज नहीं करते, सोशल करंट को यूज नहीं करते, दूसरों के एक्सपीरियंस को यूज नहीं करते, तो आप चाहे जितना तेज चलिए 10 में से आपकी 10वीं रैंक आएगी। और जिन लोगों ने कोऑपरेट किया है वो ऊपर की 1 2 3 4 रैंक ले लेंगे। मैं इसका एग्जांपल आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। श्रुति शर्मा रैंक 1 इन आरसीए made a group of 8 person to study on the Hindu. मॉर्निंग में वो डिसाइड कर लेते थे कि इन थीम्स पे हम लोग 10 मिनट 5 मिनट में कि न्यूज़पेपर में ये चीज़ें काम की हैं, ये आप तैयार कर लो, ये आप तैयार कर लो, ये आप तैयार कर लो, लाइक दैट। शाम के टी पार्टी में 1 घंटे के लिए फिर वो गॉसिप करते और एक दूसरे के जो स्टडी मटेरियल होते वो एवरनोट में शेयर कर लेते। एवरनोट एक ऐप है, आप देख सकते हैं, हालांकि व्हाट्सएप के दौर में उसकी अब उतनी रेलिवेंस नहीं है, या टेलीग्राम के दौर में। आप चाहो तो एवरनोट डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोन में, पीडीएफ और वर्ड फाइल शेयर करने में हेल्प होती है उसमें। तो वो एक दूसरे से करंट अफेयर शेयर करते, डिस्कस भी करते, शेयर भी करते डॉक फॉर्म में। और इस तरह से उन्होंने तैयारी की। नॉट जस्ट करंट अफेयर्स, दे डिस्कस्ड ऑन वाइडर इशूज, करंट अफेयर्स के बियॉन्ड भी, स्टैटिक सेक्शन में, और जो भी उनको इम्पोर्टेंट और यूजफुल लगा उन पे। और सेम ईयर 5% ऑफ दोस 8 ग्रुप्स अपीयर्ड फॉर यूपीएससी इंटरव्यू। Same year, 5% of those 8 appeared for UPSC interview. 3 got final selection with Shruti rank 1. Good one ना? अच्छा, कुछ एक और चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लोग डिफरेंट पर्सन हैं, आप सबके डिफरेंट स्किल्स हैं, लेकिन अगर आप अपने बीच की कॉमनैलिटी को आइडेंटिफाई करोगे तो आपका हार्डवर्क जो है वो अपने आप ज्यादा आउटपुट देने लगे। जैसे कि लेट्स से कि आप 5 पर्सन हो, आपका ऑप्शनल है X, किसी का Y, किसी का Z, बट हमारी ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रिजिडिटी नहीं है, या कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं है कि हम XYZ ऑप्शनल को ही करेंगे। तो आप लोग अगर एक सिमिलर ऑप्शनल पे आ जाते हो तो आपका हार्डवर्क ज्यादा रिजल्ट देता है। मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। आई पास्ट MBA, वर्कड इन कॉर्पोरेट, डिड PhD. When I appeared combined research entrance test, I scored rank 1 all India. Pursued PhD for 3 years. It was approximately 7-8 months left. अगर वो मैं कैरी करता तो मेरे पास डिग्री आ जाती। डिग्री नहीं आई, मैंने रिसर्च किया और बीच में छोड़ दिया। मिस्टर वरुण यादव, वन ऑफ माई सीनियर, रिकमेंडेड मी टू appear this examination. So I applied for resignation in company जिसमें मैं जॉब करता था, in the month of June July 2015, and took admission in a reputed coaching in Delhi. 1,40,000 was fees paid, but company did not issue NOC in the month of July, August, September. Finally, I was released on October 31st, 2015. मतलब 4 महीने की कोचिंग गंगा में डुबाने के बाद
अपन उधर से रिलीज हुए और फिर हमने क्लासेस करी अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 3 मंथ में क्लासेस गया। ऑप्शनल का तब तक कोई नामो निशान नहीं था। एंड इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन द मंथ ऑफ दिसंबर मेरे दिमाग में पबैड ऑप्शनल आने लगा। क्यों? बिकॉज पबैड मैनेजमेंट में MBA में जो पेपर्स होते हैं उनकी कहीं ना कहीं एक छोटी समरी है। पबैड एक छोटी समरी है। जो MBA के सब्जेक्ट मैटर होते हैं उन्हीं में से 8 बुक्स आती हैं, वो पबैड का सिलेबस है। MBA में अप्रॉक्सीमेटली 24-25 किताबें पढ़नी पड़ती हैं। जिन लोगों को MBA करके खाली बैठना है, जिनको MBA करके कॉर्पोरेट्स में जाना है, उनको मटर गश्ती करनी चाहिए, वो पढ़ने का कोर्स नहीं है। तो पबैड का डिसीजन लिया। करोल बाग में एक वेरी पॉपुलर टीचर थे उस जमाने में, अब तो नहीं है, उनके यहाँ हम 6-7 दिन रजिस्ट्रेशन करा के क्लासेस भी लेने गए। लेकिन 6-7 दिन में जो हमने आंसर लिखे, दे वर द वर्स्ट इन कैटेगरी। और मुझे ये महसूस हो गया कि दिस सब्जेक्ट इज नॉट मेड फॉर मी, ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो अच्छा, तब तक मैं एक PG में रह के छोड़ के एक फ्लैट में आ गया जिसमें कई स्टोरी थे, छोटे छोटे कमरे थे और करीब 8 एस्पायरेंट्स उसमें अलग अलग कमरों में रहते थे। एंड सेकंड ऑप्शनल जो मेरे दिमाग में आया, फिर रिसर्च करने लगे और इकोनॉमिक्स में मेरी अच्छी स्टडी थी, MBA के दौरान भी, रिसर्च के टाइम में भी। तो मुझे लगा नहीं, अब मुझे इकोनॉमिक्स लेना चाहिए। लेकिन जब मैंने उसका स्केल चेक किया, PYQ चेक किया, सिलेबस चेक किया, उसमें जो स्टडी मटेरियल थे वो चेक किया, तो मुझे लगा ये तो बहुत बड़ा है। दिसंबर ख़त्म हो रहा है, उस समय अगस्त में प्रीलिम्स होता था। सो मुझे ये था कि अगर मैंने इकोनॉमिक्स ले लिया तो अच्छा, उसमें कई टीचर्स ने और कई सीनियर्स ने बताया कि इसमें आपको डेडिकेटेड तरीके से 6 आवर फॉर 6 मंथ देने चाहिए, 6 आवर्स फॉर 6 मंथ, तब आपको इकोनॉमी कवर होता है। नहीं कवर। और इसके बाद हर साल आपको थोड़ा करंट अफेयर्स से लेकर इकोनॉमी को, उसके माइक्रो इकोनॉमी वाले पार्ट को डीपर तरीके से समझना चाहिए। तो मुझे वो थॉट भी स्किप होने लगा। मुझे ऑप्शनल की टेंशन आने लगी, क्योंकि टाइम घट रहा था। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने की इच्छा ने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। फिर मुझे किसी ने, यूट्यूबर्स ने कई सारे ने सजेस्ट किया, और उसमें जो एग्ज़ाम देते हैं कि ऑप्शनल छोटा होना चाहिए। तो मैंने नेक्स्ट ऑप्शनल एक्सप्लोर किया, फिलॉसफी। मुझे बहुत अच्छा लगा दर्शन पढ़ के, फिलॉसफी, कौटिल्य की फिलॉसफी, एरिस्टोटल की फिलॉसफी, प्लेटो की फिलॉसफी, ये सब बहुत अट्रैक्ट किया। अच्छा, मुझे पता था कि मेरे सीनियर मिस्टर वरुण जो हैं वो फिलॉसफी से इंटरव्यू दे रहे हैं। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि उनके मेंस में मार्क्स कितने आते हैं। अपन को ज़्यादा ये सबसे लेना देना था नहीं। तो मैंने उनसे जो है एक इनडायरेक्ट, मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैंने फिलॉसफी ऑप्शनल चूज कर लिया है। मैंने उनको ये पूछने के लिए कि ब्रदर, हाउ इज फिलॉसफी ऑप्शनल? तो उन्होंने कहा, अरे यार बहुत बेकार है, मेरा करियर तबाह हो गया इस ऑप्शनल के चक्कर में। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 2013 में पहली बार इंटरव्यू दिया था, उनके फिलॉसफी के दोनों पेपर्स में मिला के 163 मार्क्स थे। बहुत कम है ना? 2014 में जब उन्होंने दूसरा इंटरव्यू दिया, तब उनके फिलॉसफी में 192 मार्क्स थे। 2016 में उन्होंने अपना थर्ड इंटरव्यू दिया, तब उनके फिलॉसफी में 152 थे, रिकॉर्ड लो, 152 नंबर। 2016 के रिजल्ट तक उनका नहीं हुआ, और फाइनली उन्होंने 17 में अपना ऑप्शनल चेंज किया। कैसे, वो भी एक अच्छी स्टोरी है। फॉर्म भरते समय हमसे कहने लगे कौन सा ऑप्शनल ले रहे हो। तब तक मैं वर्क कर चुका था। मैंने कहा सोशलॉजी, तो जैसे उन्होंने बोला सोशलॉजी, अरे यार मैंने तो हिस्ट्री भर दिया है, मुझे पहले आपने नहीं बताया, नहीं मैं भी सोशलॉजी भरता।
तो मैंने कहा क्यों, आपने पेपर देखा? का बोले हाँ देखा, सोशलॉजी का भी देखा, हिस्ट्री का भी देखा, लेकिन हिस्ट्री जीएस में पढ़ा था तो लगा ज़्यादा आसान है, लेकिन सोशलॉजी के मैं सारे आंसर लिख सकता था। तो अगर मैं दोनों पेपर लिखता तो 200 मार्क्स तो मेरे अभी आ जाते। पर खैर कोई बात नहीं, उनका हिस्ट्री ऑप्शनल से फाइनल सिलेक्शन हो गया उस साल। मीडियोकर नंबर थे, इसीलिए उनको आईएएस नहीं मिला, आईआरएस कस्टम मिला। ये उनका सेकंड लास्ट अटेम्प्ट था। एंड मैं सोशलॉजी के साथ आगे बढ़ गया। तो जब मैंने आई थिंक 18 फरवरी को मैंने पहली बार यूपीएससी का फॉर्म भरा था, 2016 की 18 फरवरी को, 18 ऑफ फरवरी, हाँ। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरे फ्लैट में कितने लोग किस ऑप्शनल से क्या तैयारी करते हैं। तो फॉर्म भरने के बाद एक बगल वाले फ्लैटमेट, जो कि एज में हमसे 1-2 साल छोटे रहे होंगे, लेकिन तैयारी वो हमसे 1 साल पहले से कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि व्हाट्स योर ऑप्शनल? मैंने बोला सोशलॉजी। उन्होंने कहा यस दैट्स ग्रेट, मेरा भी सोशलॉजी है। तो मैंने कहा आपने तो इंटरव्यू दिया लास्ट वाला? उन्होंने कहा हाँ। तुमने सोशलॉजी अच्छा है इसका मतलब? उन्होंने कहा नहीं बढ़िया है, ईजी है, कम जल्दी हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि हारिस भैया का भी सोशलॉजी है, दानिश भाई का भी सोशलॉजी है, मनीष का भी सोशलॉजी है। मैंने कहा क्यों, सबने तो उन्होंने कहा कि आइडिया यही काम करता है कि जितना उनका पहले इनका ये ऑप्शनल था, किसी का ये था, किसी का ये था, लेकिन जब से इस फ्लैट में आए हैं तब से सबका एक ही ऑप्शनल है यहाँ पे, और तुमने अपने से वो चूज कर रखा है, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। क्या इम्पैक्ट? हमारे फ्लैट से सिर्फ 2 लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, बाकी सबका सिलेक्शन हुआ सिर्फ 2 साल की तैयारी में। थर्ड ईयर मैंने तैयारी एक तरीके से छोड़ दी 2019 में। 16, 17, 18 ये मेरी स्टडी ईयर्स थे। फिर 19 में मैंने प्रिपरेशन लगभग छोड़ दी और मैं एकेडमिक्स में आ गया। और वो जो एक और पर्सन है जो वहाँ रहते थे, वो तो 17 से ही एकेडमिक्स में आ गए थे। 1 साल तैयारी की, एकेडमिक्स में आ गए। थोड़ा फाइनेंशियल उनकी प्रॉब्लम थे, एकेडमिक्स में आ गए तो उनकी तैयारी लगभग छूट गई। बट अटेम्प्ट हमने सारे दिए हैं, 2021 तक मैंने अपने अटेम्प्ट दिए हैं। लेकिन जो मेरी एक्चुअल प्रिपरेशन की हिस्ट्री मैंने आपको बताई वो ये थी। तो आप अपने अंदर आप अपने बीच के अगर डिफरेंसेस को कम करते हैं, कैसे डिफरेंसेस को कम कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि आप में से 4-5 लोगों ने डिसाइड किया कि हमने आईआर पढ़ना है, तो बाकी लोग ज़्यादा स्मार्ट ना बने। अगर आप ये आईआर पढ़िए और साथ में आईआर पे डिस्कशन करिए, एक टाइमलाइन बनाइए कि हम नेक्स्ट 7 डेज में आईआर पढ़ेंगे, इतने आंसर्स लिखेंगे, इतने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, इस तरह से करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत हेल्दी होगा। आइसोलेशन में प्लान बनाना नॉर्मली सिंक होता है, कलेक्टिव प्लान्स स्विम होते हैं। यू चूज स्विम ओवर सिंक। ठीक है, यहां तक मैसेज आपको क्लियर है? ये वीडियो आपके रिकॉर्ड में रहेगा, आप इसको कभी भी देख सकते हो। मुझे पता है चूंकि ये सारी चीजें आपको भूलेंगी, तो ये छोटी छोटी चीजें नॉर्मली आप अपने जब तक आप मेंस में एक आध बार फेल नहीं होते तब तक रियलाइज नहीं करते कि मेमोरी सबसे ज्यादा तब काम करती है जब आप लोग एक टाइम में एक ही चीज पढ़ो और डिस्कस करो। ये वो मेथड है जिस तरह से आप 9 to 10 मंथ्स में यूपीएससी की एक स्ट्रांग प्रिपरेशन कर सकते हैं। आइसोलेशन में 2 साल भी तैयारी करोगे तो भी आपको नंबर आएंगे 70 ही प्री में, और मेंस में 300। मेंस में आपका रिटन पार्ट में 1000 प्लस का एम होना चाहिए। आपका ऑप्शनल का एम 320 से कम नहीं होना चाहिए। बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए 320, 320। तो रिटन पार्ट में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 1000 प्लस होना चाहिए। जितना मैं आपने लिखा आप उसको जोड़ेंगे, 320 और जोड़ लो, 1000 क्रॉस हो जाएगा। मतलब ये कि आपका सिलेक्शन रिटन पार्ट से होना चाहिए। इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो आपकी मेरिट में आपको रैंक देने के लिए होने चाहिए। मैसेज क्लियर है? अगर आप 1000 मार्क्स रिटन पार्ट में, इंटरव्यू में आपने 180 190 कुछ ले लिए, मतलब आपके टोटल मार्क्स हो गए 1180 1190, तो ये आपको टॉप 40 टॉप 30 रैंक दे देगा। टॉप 20 भी दे सकता है, डिपेंड करता है अलग अलग सालों में। आजकल तो 1100 में ही आप टॉप कर जाओगे, पहली रैंक आ जाएगी आजकल, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो अपने दिमाग में जितने तुमने बिलीफ पहले से बना रखे हैं कि प्री में मेरे 86 आ जाएं, 90 आ जाएं, 95 आ जाएं, डिलीट। मेंस में मुझे हर पेपर में 100 क्रॉस करना है, डिलीट। हर पेपर में 100 क्रॉस करना इज नो अचीवमेंट। ऑप्शनल में मेरे 270 आ गए तो बड़ा अच्छा, डिलीट। ये तुम्हारे नए गोल्स लिखे हुए हैं।
इनको अचीव करने के लिए ये एक अंतिम सेशन नहीं है, इस तरह के हम और कई सारे सेशंस करेंगे, ठीक है। और कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्रीलिम पे कई कॉग्निटिव प्लान्स हैं अपने पास जिन पे वर्कशॉप्स होने हैं, वो सब होंगे आने वाले मंथ्स में। हम लोग ज़्यादा एग्रेसिवली प्रिपेयर करेंगे आफ्टर जुलाई 15। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास मेंस के कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको मेंस लिखना है और मुझे उनको 1-to-1 टाइम देना पड़ता है। वो आपने देखा था ना, ये कॉर्नर्स उनके खाली हैं ज़्यादातर के। इन कॉर्नर्स को ब्रिज करने में उनको कोई कोचिंग तो हेल्प करेगी नहीं, 1-to-1 उनकी कोई हेल्प कर सकता है। तो ये कॉर्नर्स हेल्प जैसे किसी का डिसास्टर मैनेजमेंट नहीं तैयार है, किसी का एग्रीकल्चर नहीं तैयार है, किसी का सोसाइटी नहीं तैयार है, जबकि वो बड़ा एरिया है। तो इन सारी चीज़ों में, या किसी का एथिक्स तैयार है बट वो सही से नहीं तैयार है, कहीं किताब से उन्होंने पढ़ लिया है लेक्सिकॉन से, या किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स से पढ़ लिया है, तमाम बड़ी कोचिंगों के पतले पतले मटेरियल आते हैं वो पढ़ लिया है, तो वो उससे कवर नहीं होता। उससे उनके आएंगे 75-80 नंबर ही। उसको 125-130 कराने के लिए, जैसे मैंने आपको नोट्स के आइडियाज़ दिए, इस तरह का डिटेल्ड वर्क होना चाहिए। इसीलिए मेरे अपने नोट्स जो 4 साल पुराने टेबल पे हैं, नहीं ये धूल खा रहे होते पूरे साल, इनकी कोई रेस्पेक्ट तो है नहीं अब, तो ये धूल खाने लायक ही हैं। तो ये टेबल में इसीलिए हैं बिकॉज जो लोग मेंस दे रहे हैं उनका हम कवर करवा रहे हैं धीरे धीरे। क्लासेस वगैरह नहीं होते हैं, नॉर्मली उनको बता देते हैं कि ये इस तरह से कवर कर लो, आधे घंटे 1 घंटे जूम पे मीटिंग हो गई। तो इसलिए अभी हमको कम से कम 20 डेज का टाइम चाहिए। फिर जुलाई 10, जुलाई 5, जुलाई 8 के बाद हम नई बातें करने लगेंगे सर्टेनली, और प्रीलिम पे बात करेंगे जुलाई 15 के बाद, उससे पहले नहीं। उससे पहले हम जीएस के हिस्ट्री वाले पार्ट में रिसर्च आप लोगों से करवाएंगे और एक वर्कशॉप एसे पर करेंगे, क्योंकि एसे की वर्कशॉप करना हमारा इनिशियल कमिटमेंट है। उसके पहले आप लोग अपने से एसे लिखो। जुलाई 10 तक आपका एक एसे का वर्कशॉप हो जाएगा। ये गर्ल्स एंड बॉयज़ आप लोग अपने अपने ग्रुप्स में एक लोग डिसाइड कर लो कि किसे आप ग्रुप का एडमिन बनाना चाहते हो, ठीक है, ताकि मेरा मैसेज उसके माध्यम से इजीली कम्युनिकेट होने लगे। और जो प्लान्स है वो फिर आप हमको बताओ कि किस तरह से कब कब हमने आपको बोला है और उनको एग्जीक्यूट करना है। तो वर्कशॉप्स वगैरह हम इस तरह से आने वाले दिनों में करेंगे। जुलाई 15 के बाद जो हम, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री पे हम काम कर रहे हैं, हिस्ट्री पे नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, तो हम हिस्ट्री के प्रीलिम्स वाले पार्ट में भी रिसर्च अपने शुरू कर देंगे। रिसर्च आप लोगों को, हमको सबको मिलके करनी है, एंड उसके लिए जो इनिशियल वर्कशॉप और सपोर्ट होगा कि कैसे नोट्स बनाएं, क्या करें, कहाँ से बनाएं, क्या सोर्सेस हैं, उनमें आपको अपने सर्चेस कंटिन्यू रखने पड़ेंगे। किताबें आपके घर नहीं आएंगी, आपको या तो बुक स्टोर जाना पड़ेगा, गूगल आपको नहीं सर्च करेगा, आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा पीडीएफ या कोई भी डेटा फैक्ट कुछ भी आपको फाइंड आउट करना है। सारे सोर्सेज आपको पता है, चैट जीपीटी वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको काम का लगता है तो आप पहले अच्छे नोट्स बनाइए और शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना है कि नोट्स बनाने में टाइम जा रहा है, इससे अच्छा तो हम लक्ष्मीकांत ही याद कर लें। आप इस काबिल नहीं हैं। टॉपर के नोट्स तो इतने पड़े हैं, पता नहीं सर क्यों टाइम बर्बाद करवा रहे हैं, टॉपर्स के नोट डाउनलोड करके पढ़ लें। आप सिर्फ बुद्धू हैं बस। मैंने बोला ये प्रोसेस आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये जो प्रोसेस है ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि आप एक दूसरे के नोट्स का फोटो कॉपी करा लो, मैंने कहा आपका अपना नोट्स होना चाहिए, उसको इम्प्रोवाइज करना है, उसको अच्छा करना है। मैसेज क्लियर है? एंड सेकेंड लास्ट ये है कि द हिंदू पे इस साल हमको जो है इफेक्टिव टीम चाहिए, जो कि द हिंदू पे आर्टिकल्स पे ब्रीफ नोट्स डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा बना के उस पर काम करें। तो जो लोग सुबह जल्दी जगते हैं वो अपना नाम हमको सजेस्ट करना 10 जुलाई के बाद, ठीक। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे 6 बजे हम लोग जगेंगे, ग्रुप से मैसेज आएगा, आपको असाइन कर देंगे कि ये वाला सेक्शन आप देखो और उसको आप देखिए, हमको बताइए कि इसमें ये चीज़ें आइडेंटिफाइड हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे हम द हिंदू पे कुछ काम करेंगे, क्योंकि जिस तरह आप द हिंदू कर रहे हैं वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा। और द हिंदू पे मैक्सिमम आपको 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में टाइम लगना चाहिए।
एक न्यूज़पेपर डेडिकेटेड करना है। सपोर्ट में आप इंडियन एक्सप्रेस को रख सकते हो। सपोर्ट में रखने का मतलब ये होता है कि कभी आपको अच्छा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में मिल जाए तो आप उसे भी पढ़ सकते हो, बट प्राइम आपको द हिंदू पे फोकस करना है। साइंस, टेक, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इन सेक्शन में द हिंदू का कोई कंपैरिजन नहीं है इंडियन एक्सप्रेस से या किसी और पेपर से। फिर से सुनो, साइंस, टेक, पॉलिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज, उस पर कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं, उसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है, वो द हिंदू में बहुत अच्छी आती है और बहुत अहेड होती है। मतलब कई बार तो इतना अहेड होती है कि इंडियन एक्सप्रेस या किसी अन्य न्यूज़पेपर में वो चीज़ 1 साल बाद छपती है, इतना ऐड होता है द हिंदू। एंड एनवायरमेंट, बाकी डाउन टू अर्थ है, साइंस रिपोर्टर है, कुछ इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन हमारे पास हैं जिनसे अच्छे अच्छे आर्टिकल हमको मिलते हैं, वो हम शेयर करेंगे। तो वो हम किसी भी टाइम में दूसरे लोगों को असाइन कर देंगे। दूसरे लोगों को मतलब जो द हिंदू में मॉर्निंग में हमसे कम्युनिकेट करते हैं, उनको बस सुबह 10 मिनट 15 मिनट उसमें देना है और बाकी चीज़ें हम दूसरों से करा लेंगे। तो ये काम आपको करना है और ग्रुप में पेपर पे लिख के अपना शेयर करना है। इसमें ये मेन फाइंडिंग्स हैं आपके। और आप सबको अपने अपने न्यूज़पेपर के 2 पेजर नोट्स डेली बनाने हैं। कभी भी कोई दिन ऐसा नहीं होगा जबकि आपको एक A4 पेपर से ज़्यादा लगेगा। नो, एक दिन का नोट्स मैक्सिमम एक A4 पेपर पे बन जाना चाहिए करंट अफेयर्स का। वो भी नोट्स कैसा होता है, नोट्स नहीं होता, आप उसे रिकॉलर कह सकते हैं कि आपने उसमें उस तरह से पॉइंट्स लिए हैं जो आपको रिकॉल कराते हैं चीज़ें। बस ऐसा नहीं कि उसमें हमें कोई पैराग्राफ लिखना है या कोई टॉपिक कवर करना है, ये सब नहीं करना, वो वेस्ट ऑफ टाइम। मैक्सिमम 45 मिनट से 1 आवर, इतना टाइम हमको देना है बस। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो शायद आपकी तैयारी में कुछ सब्सटेंस आएगा। अदरवाइज आपने अब तक रियलाइज़ कर लिया होगा कि जिस तरह हम तैयारी करते हैं, इस तरह यूपीएससी में हम MA कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं। यूपीएससी इस तरह निकलेगा क्या, ये आपके लिए थोड़ा सा सोचने का विषय है। लास्ट, आप में से जो लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल का वेट कर रहे हैं, हम पिछले 3-4 महीने सुन रहे हैं, जो बच्चे सोशियोलॉजी ऑप्शनल का वेट कर रहे हैं, वो जुलाई 6 अपना हाई टाइम मान के चलें। हाई टाइम जुलाई 6 से इंग्लिश मीडियम में जुलाई 6 से हम लोग सोशियोलॉजी का एक नया बैच शुरू करेंगे। तो जो लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल करना चाहते हैं वो करेंगे, नवंबर तक या मिड ऑफ नवंबर तक हम उसे ख़त्म कर देंगे। अब आइडियली 4 to 5 मंथ लगता है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा, मे बी को दिसंबर टच करे, बट लेस चांस है उसके। अदरवाइज 30th ऑफ नवंबर या 15th ऑफ नवंबर में हम ऑप्शनल उसे कवर कर देंगे। सो यहाँ तक हमारे मैसेज हैं। आपकी कोई क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन, कोई डाउट कुछ भी है तो वो आप पूछ सकते हैं। देन वी विल एंड दिस सेशन। अभी तो अपने को 10 जुलाई तक पेपर 4 पे काम करना है ना सर? यस, 4 पे नोट वगैरह यस, जी सर। यस। सर मुझे एक क्वेरी थी। मैंने कुछ लास्ट ईयर पेपर्स भी देखे थे और उसमें उसके क्वेश्चन देखे थे। तो सर जो मेरे नोट्स में कंप्लीट करने की तो मेरे को इसमें दिखती है, पर सर कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसका सोर्स मेरे को ना CIT में मिल रहा है ना, तो और इंटरनेट पे भी जो सोर्स मिल रहा है वो एडिक्वेट मेरे को नहीं लगता है। देखो, मैं एक इंटरेस्टिंग बात अनुभव आपकी बात से मुझे याद आया, और ये थोड़ा सा आपके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग भी है हमारे बीच में। हाँ, आप मुझे बताओ, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि यूपीएससी का सिलेबस मुझे कौन एक लाइन में बता सकता है या 2 शब्दों में बता सकता है, तो यूपीएससी सिलेबस मुझे कौन बता सकता है एक लाइन में? 4-5 शब्द बोल सकते हैं आप कि यूपीएससी के ये सिलेबस है, प्री मेंस सब मिला के, बताओ। यूपीएससी का सिलेबस है नेशनल इंटरेस्ट। इस चश्मे से हर चीज को देखना शुरू कर दो। नेशनल इंटरेस्ट, जब आप इस चश्मे से चीजों को देखेंगे तो आपको प्री और मेंस का पेपर थोड़ा सा आपके दायरे में दिखाई देगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए यूपीएससी ने 6-7 पेज का सिलेबस आपको अलग से दिया है, जिसमें GS1, GS2, GS3 सब कुछ है। बट हर एक चीज फिनिश कहाँ होती है? इसी नेशनल इंटरेस्ट में, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। बट जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है उसको कवर करने का तरीका यूपीएससी ने नहीं बताया।
हमने आपसे मान लो PYQ कहा, ये कोई नई बात नहीं, ये भी आप जानते हो कि PYQ अगर हम वेरीफाई करें अच्छे से, उससे डायमेंशन आइडेंटिफाई करें, टॉपिक को एक्सपैंड करें, तो हमारे मार्क्स मैक्सिमाइज होंगे। लेकिन ये आपको चैलेंज आएगा कि टॉपिक आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम उसे कवर कैसे करें। जैसे हिंदी मीडियम में एक लड़की है, नाम है जीनल, उसने एथिक्स की आज तक कितनी क्लासेस करी, 0, लेकिन उसके नोट्स एक अलग लेवल के। अगर उसने 5 पेज का नोट्स बनाया है तो 10 ईयर के यूनिट 1 के सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि एक ऐसी लड़की जिसने एक भी क्लास नहीं की, उसने कैसे नोट्स बना लिया? टीम वर्क। उसके ग्रुप में 8-9 लोग हैं, अब उसको हमने एडमिन भी बना दिया अपने ग्रुप का, तो वो सबको गाइड भी कर रही है, खुद भी कर रही है। उसका प्रिपरेशन टाइम अभी केवल 3 महीना है, उसने अटेम्प्ट वगैरह कुछ नहीं दिया, अभी सिर्फ 3 महीने से तैयारी कर रही है। तो सोर्सेज आइडेंटिफाई करना एक बड़ा चैलेंज है, वो आप अकेले नहीं कर पाएंगे। आप अकेले करेंगे तो करते रह जाएंगे, वेब पेजेस पढ़ते पढ़ते, या तो किसी घटिया वेब पेज से कॉपी कर लेंगे, आंख नाक कान वाली कोचिंगों से। इफ यू विल कॉपी घटिया, यू विल बिकम घटिया। सी, बहुत सारी हमारी कोचिंगों की क्या हालत है, दे आर जस्ट डंकी, एंड इफ यू विल रन आफ्टर डंकी, यू विल बिकम डंकी। सो डू नॉट रन। टीम बनाओ, अपनी टीम में ट्रस्ट पैदा करो, एफर्ट दिखाओ, सीरियसनेस दिखाओ, नोटिफिकेशन ऑन रखो इस ग्रुप का, फालतू की चैट नहीं करेंगे, होली दिवाली विश करने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। जिसको विश करना हो दूसरे के UPI में पैसे भेज दो, सही है, ये ज़्यादा अच्छा है। फालतू की बातें नहीं करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे, काम की बातें करेंगे, क्वेश्चंस पेपर, उन सारी चीज़ों पे। और आउट ऑफ द टाइम कोई बात नहीं करेगा कि हम एथिक्स पे इधर सारे बच्चे काम कर रहे हैं, बीच में आपने एक प्री का क्वेश्चन डाल दिया, इसका कोई आंसर बताए, मैं तुमको बाहर कर दूंगा। ये सब नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने बोला है कि अपनी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट करो, अपने बीच की कॉमननेस को आइडेंटिफाई करो। जैसे मैंने बताया कि एक फ्लैट में कैसे सबके सोशलॉजी ऑप्शनल हो गए, पहले थे सबके अलग अलग, उस फ्लैट में आते गए और चेंज होता गया। ऐसा हर जगह होता है। आप अच्छी लाइब्रेरीज में जहाँ पढ़ाई होती है आप चेक करो, लोगों ने लास्ट मेंस किसी और ऑप्शनल में दिया, नेक्स्ट टाइम किसी और में दे रहे हैं। क्यों? बिकॉज वो एक बड़ा, ये एक रिसोर्स होता है जहाँ पर ज़्यादातर लोग एक ही ऑप्शनल में प्रिपरेशन करते हैं, या ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ को एक ही टाइम में पढ़ रहे होते हैं। किसी को ये लगता है कि नहीं नहीं, हम एक डेमोक्रेटिक पर्सन है, मेरा मन ये कर रहा है तो मैं ये पढ़ूंगा, तो भाई तेरा मन तुझे लवासना से दूर ही रखेगा। मन की मत चलाओ, मन इतना काबिल नहीं है। मन को खाने पीने में चलाओ, कपड़े पहनने में चलाओ, रोमांस में चलाओ, लेकिन पढ़ाई मत चलाओ। पढ़ाई में डिसिप्लिन को चलाओ, अनुशासन को चलाओ पढ़ाई में। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप लापरवाही करोगे तो आप उसको ठीक भी कर सकते हो। जिन लोगों को लापरवाही लगती है कि हमारा अपना डिसिप्लिन नहीं बनता, वो मुझे बताएंगे, मैं उनको डिजिटल लाइब्रेरी में ऐड कर दूंगा, आपकी लापरवाही अपने आप कम हो जाएगी। तो उसके पीछे रीजन ये है कि क्यों हमें नहीं मिलते सोर्सेस। यूपीएससी प्री में अप्रोक्सीमेट 15 to 20% एंड मेंस में भी अप्रोक्सीमेट 25 to 30% जो क्वेश्चंस आते हैं उनके नेशनल सोर्सेस नहीं है। उनके बारे में या तो अच्छे जर्नल्स में मिलता है या गवर्नमेंट की सही वेबसाइट में मिलता है, जैसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन किसने देखा आज तक ओपन करके, ORF किसने देखा है? पहली बार सुन रहा हूँ। एनीवन, किसी ने देखा? करो गूगल अभी तुरंत, सब जिसके पास एक्स्ट्रा फोन हो वो जरूर करो, जिसके पास लैपटॉप हो खोलो ORF, या कॉपी पे लिख लो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का के द्वारा ऑपरेटेड एक पेज है जिसमें पूरी दुनिया की स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट पे रिसर्च होता है, खासतौर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, IR, ग्रेटर सोशल इश्यूज, ग्रेटर पॉलिटिकल इश्यूज, ग्रेटर इथिकल इश्यूज। इस पर इसमें
ढंग के आर्टिकल आते हैं। और इसके लेखक कौन होते हैं? जैसे हर्षवी पंत, जो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर हैं, इंडियन है, पंत से पता चल गया होगा उत्तराखंड के हैं। अलग अलग गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के सीनियर सेक्रेटरीज, रिटायर्ड सेक्रेटरीज, आरबीआई के गवर्नर्स, फॉरेन सेक्रेटरीज, इस लेवल के लोग इसमें आर्टिकल्स लिखते हैं ओआरएफ में। इसको टाटा द्वारा शुरू किया गया था पहले। तो इस तरह के सोर्सेस ऐसे कई हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि सब आप नहीं पढ़ पाएंगे। वो लिंक मैं आपको जो शेयर करूंगा वो पढ़ना है, समझ आया? ये फ्री है, इसमें कोई सब्सक्रिप्शन पेड नहीं लगता, सरकारी माल है, एकदम फ्री की चीज है। तो आपको सब नहीं पढ़ना, जो आर्टिकल मैं शेयर करूंगा वो पढ़ना है। और वो भी सबको नहीं पढ़ना, वो भी सबको नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं मान लीजिए किसी को कुछ चाहता हूँ, किसी को कुछ चाहता हूँ, तो आप लोग उस तरह से पढ़ के अपना समरी बनाओ, सब कुछ करो, ग्रुप में डाल दो कि हमने ये पढ़ा, इसमें से ये समरी थी। आपके पास टाइम, आप सब लोग पढ़ लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी न किसी पर्सन को उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ेगा, ठीक है ना? यस सर। हाँ, क्योंकि हमको जस्टिस का ध्यान में रखना पड़ता है कि हम किसी एक ही पर्सन को सारी चीज़ें भेजें और वो पढ़े तो उसका डिसबैलेंस हो सकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लो मैं आपका टाइम वेस्ट करूं या कुछ इस तरह के मैटर पढ़ने के लिए भेजूं, तो उसमें 15-20 मिनट, 30 मिनट, वो भी लेवरेज टाइम को यूज़ करना है, हाई टाइम को नहीं। समझ आया ना? तो वो आर्टिकल्स मैं आपको शेयर करूंगा, वो सब आर्टिकल्स। उसके लिए टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उसमें हम शेयर करेंगे। टेलीग्राम के चैनल में किसी का मोबाइल नंबर नहीं विजिबल होना चाहिए, अगर है तो उसे हाइड करो, अपना मोबाइल नंबर नोबडी करो, ठीक है? उसमें बिकॉज वो एक ओपन ग्रुप है, तो थोड़ा सा हमें अपनी प्राइवेसी को खुद ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो लिंक्स मैं आपको शेयर करूंगा। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए कि नोवेल्स वगैरह का जो अवार्ड टाइम चलता है, उससे कई बार साइंटिफिक डिस्कवरीज पर या इकोनॉमिक इशूज़ पर कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन बन जाता है, तो वो हमारे लिए काम का हो सकता है। इस तरह की हज़ारों चीज़ें नहीं होती, इस तरह की होती 8-10 चैनल्स हैं। जैसे विवेकानंद फाउंडेशन एक चैनल रन करता है, मुझे चैनल का नाम नहीं याद आ रहा, ये इंडिया का है। वहाँ पे ये जो चेन्नई के पास आइलैंड है उसका क्या नाम है? पुडुचेरी का, कराईकल, अरे आइलैंड है ना, अरविंदो फाउंडेशन जहाँ पर है, तो वहीं पर एक विवेकानंद फाउंडेशन है, वो भी एक ऐसा चैनल चलाते हैं जिसमें कि जितने हमारे राइट विंग के ऑथर्स हैं और राइटर्स हैं, उनके आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं और उससे मेंस के क्वेश्चन निकलते हैं, उससे मेंस के क्वेश्चन निकलते हैं। तो अगेन मैं ये अपेक्षा नहीं करता कि आप लोग ये सब शुरू कर दो, इसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। हमें जो ठीक लगेगा उसमें पढ़ने के लिए, तो वो हम आपको उसमें शेयर करेंगे, ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ें आप चिंता न करो, आपकी कवर होंगी। तो इस तरह से 15-20% मैटर्स प्रीलिम में एंड 20-25% मैटर्स मेंस में आपको वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज से मिलते हैं, होते वो इंडिया स्पेसिफिक है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, ये यूपीएससी का सिलेबस ये है। इंडिया स्पेसिफिक जो होते हैं, जो इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हैं, उस तरह के सब्जेक्ट मैटर वो मैं आपको शेयर करूंगा। इसके अलावा कई न्यूज़पेपर हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है वर्ल्ड वाइड, उसमें कुछ पब्लिक होता है, जैसे द इकोनॉमिस्ट मैगजीन। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिसमें से कि कुछ काम का होता है, तो हमारे लिए भी हेल्दी हो सकता है। जैसे मुझे अभी एक उसका चैनल का नाम नहीं याद आ रहा, उससे एक साल 5 ऐसे थे, एक सिंगल ईयर में 5 ऐसे उस चैनल से थे। आप ऐसे का टाइटल डालिए, वो किसी का कोटेशन है और उसके बारे में 8 पेज, 10 पेज, 15 पेज, इतने पेज का डिस्क्रिप्शन एक ही चैनल था, 5 एसेस। ये फिलोसॉफिकल एसेस जितने होते हैं, ये मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, मैं आर्टिकल शेयर करूंगा, आपको लिंक मिल जाएगा। तो जो आर्टिकल ऐसे के लिए रिलेवेंट होगा, तो जब भी हमें ऐसे पे कोई वर्कशॉप करनी होगी ना, तो मैं पहले आपको रिसोर्सेज दूंगा, ये रिसोर्सेज हैं, इनसे हमें ये वाले ऐसे को कवर करना है। क्योंकि यूपीएससी में जब आप ऐसे चेक करोगे तो आप पाओगे कि ऐसे रिपीट नहीं होता। सोशलॉजी बेस्ड जो भी एक ऐसे आता है वो भी रिपीट नहीं होता, फिलॉसफी बेस्ड जो ऐसे आता है वो भी रिपीट नहीं होता, एथिक्स पर बेस्ड जो ऐसे होता है वो भी रिपीट नहीं होता। तो इसलिए वो लिंक्स मैं आपको शेयर करूंगा। बस आप लोग, मैंने बोला ग्रुप का नोटिफिकेशन सबका एक्टिव होना चाहिए, आप उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, और अपने लेवरेज टाइम में जितना है, जो भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उसमें आप ये सब करंट अफेयर्स वाली चीज़ें फोकस करना, बाकी अपने प्लान के हिसाब से चलना।
इथिक्स इज द नीड ऑफ आवर, इस पर आप नेक्स्ट 20 डेज में अपना टारगेट पूरा करो। यूपीएससी के टारगेट पूरा करने का सिर्फ एक ही पैरामीटर है कि आप यूपीएससी के पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं, और सिलेबस में जो कीवर्ड हैं अगर उससे कुछ आपको दे दिया जाए तो आप उसमें 250 वर्ड लिख सकते हैं। देयर इज नो थर्ड मेथड। क्या मैं ऐसा समझूं कि मेरा मैसेज क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके था। सो आज के लिए थैंक यू, और आप लोग अपने मिशन पे लग जाओ, ठीक है ना? सर कुछ पूछो। यस 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 यस। इंग्लिश में जब आपने मतलब वर्क वगैरह चेंज किया था हॉस्टल वाली बात आपने बताई सर, तो फिर इंटरव्यू अपियर हुए थे सर आपको? नहीं 19 में नहीं हुए, उसके बाद फिर कभी नहीं हुए। अच्छा हाँ, उसके बाद कभी नहीं हुए, उसके बाद कभी नहीं। लेकिन ये कल्चर दिल्ली में ना बहुत वाइड है। मुखर्जी नगर की जो कोचिंगें हैं और जो वो हैं लाइब्रेरीज हैं, ये 3 कामों के लिए हैं। बियर के लिए ग्रुप बनाना, चाय में जो है वो भैया जी बनना और मैम बनना, और एक तीसरा काम है रोमांस। करोल बाग की जो लाइब्रेरीज हैं उनमें 50% लाइब्रेरीज पढ़ने के मामले में अच्छी हैं, जहाँ से एक लाइब्रेरी से 12 रिजल्ट निकलता है। 100 सीटें हैं, 12 रिजल्ट, इस तरह से। तो वो प्रोडक्टिव लाइब्रेरीज हैं। ये डिफरेंस है दोनों में, और थोड़ा सा कल्चर का डिफरेंस है। करोल बाग में थोड़ा कल्चर इलीट्स का है, वहाँ वो हाई स्कूल इंटर में रोमांस कर आए हैं, क्लास 6-7 में बीएडपी आए हैं, तो उनको इस काम के लिए यहाँ पे दोस्त नहीं चाहिए, तो वहाँ वो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं। इसलिए मुखर्जी नगर से रिजल्ट बहुत कम होता है और ज़्यादा रिजल्ट उधर से होता है, करोल बाग ORN से। तो ये थोड़ा कल्चर का डिफरेंस है। लेकिन ये चीज़ आपको बहुत दिखाई देगी कि 10 बच्चों ने अपना ग्रुप बनाया है, वो लोग 15 डेज के टारगेट में इथिक्स को लेकर चल रहे हैं और रून कर देते हैं, एकदम कमांड आ गई। ऑप्शनल कुछ अपना मॉडिफाई किए, किसी ने कुछ था, तो सब धीरे धीरे करके एक ऑप्शनल पे आते हैं और फिर पढ़ डालते हैं, कंपटीशन कर डालते हैं सब कुछ, क्योंकि वो यहाँ इंटरेस्ट दिखाने नहीं आए। उनको पता है कि अगर मंगल में पैदा होते तो कंकड़ खाना हमारा इंटरेस्ट होता, क्योंकि उधर घास नहीं होते। यूपीएससी में हमको सिलेक्शन लेने के लिए ऑप्शनल चाहिए, अपना इंटरेस्ट जताने के लिए नहीं। ये इंटरेस्ट वाली बातें टीचरों को अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसके अलावा कुछ बात करेंगे तो टीचरों की रिलेवेंस खत्म हो जाएगी। इसलिए फॉर एग्जाम्पल एक बिना कीर्ति के विकास करने वाले पर्सन हैं जो कि सबको एक ऑप्शनल दिला रहे हैं। 3 लाख से ज़्यादा बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो उस ऑप्शनल को चूज करते हैं। पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शनल है? हिंदी लिटरेचर। 3 लाख से अधिक बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो कौन सा ऑप्शनल चूज करते हैं? हिंदी लिटरेचर। इस साल डबल डिजिट में सिलेक्शन नहीं है इस ऑप्शनल में, फॉर्म भरते समय 3 लाख। ऐसी कीर्ति नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि जो चालाक लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनको पता है वो सिलेक्शन लेने आए हैं। जैसे मैंने आपको दिवेंद्र के बारे में बताया कि जब उसने फॉर्म भरा तो उसने मुझे तो कोई आइडिया नहीं ऑप्शनल का, सर आप भी बता दो क्या ऑप्शनल भर लें, लेकिन हाँ आप ही सिलेक्शन कराओ इस भरोसे पे। 9 महीने की प्रिपरेशन है उसकी केवल, इस साल वो मेंस लिखेगा। तो मैंने कहा देखो मैं एक ही ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, मेरा उसी में सारा एक्सपीरियंस है, तो अगर तुम मेरे भरोसे ले रहे हो तो ये वाला ले लो, ये छोटा भी है। कहा बस अपन को यही चाहिए, जो छोटा हो और अपने भरोसे ना हो, वो जिम्मेदारी है आपकी। तो ये एक अलग बात है। आपको जहाँ पे जो अच्छी कंपनी मिल जाए सब लोग मिलकर उसी की तैयारी। आई विल नॉट से मोर देन दैट। एंड तुम्हारे ना बिल्कुल तुम्हारे उसमें तुम्हारे क्लच में होना चाहिए सिलेक्शन। वो हो जाएगा जितनी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं, अगर आप इनको रिपीट करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे और थोड़ा सा सीरियस वे में एग्जीक्यूट करोगे कि हाँ आपके वर्क में टाइम का ध्यान दिया गया हो। ये नहीं कि आप टाइम खा रहे हो फालतू का, और क्वालिटी का ध्यान दोगे। भले आपको कभी 14 घंटे पढ़ने पड़ जाए, लेकिन सिलेक्शन लेना है तो ये करना पड़ेगा। ठीक है ना? जी सर। चलिए जी सभी को 2026 में सिलेक्शन के लिए ढेर सारा आशीर्वाद एंड ढेर सारा एफर्ट करने के लिए प्रेरणा, और खूब तुम मेहनत करो। ठीक है? थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir.